हमशा अकेली मार्केट आई हुई थी। इसने एक परफ्यूम खरीदना था। जब वो मार्केट से बाहर आई तो इसे समझ ही नहीं आई कब किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रखा और बेहोश हो गई। जब होश आया तो चंद लोग इसे एक पुराने से गोदाम नमा कमरे में बंद करके लकड़ी के दरवाजे को बाहर से बंद करके इसे धमकियां देते हुए चले गए। इससे उन्होंने पर्स भी छीन लिया था जिसमें इसका मोबाइल और पैसे मौजूद थे। वो हैरत से इधर उधर कमरे का जायज़ा लेने लगी। वो कौन लोग थे और इसे यहाँ क्यों लाए थे? वो फरार का रास्ता तलाश करने लगी। आखिर इसे एक रोशनदान नज़र आ गया। वो अभी फरार का सोच ही रही थी कि दो आदमी अंदर आए और इसे रोटी दाल देकर बोले, ये ले खा ले इसे। दूसरे ने धमकी दी, शोर मचाना। पहले आदमी ने लापरवाही वाले अंदाज में इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो शोर क्या मचाएगी, इधर जितना मर्जी शोर कर ले, इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं। हाँ, कोई जंगली जानवर आ सकता है। पहले आदमी ने रोशनदान की तरफ इशारा किया कि ये यहाँ से भाग सकती है। दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये नाजुक सी लड़की भला कैसे वहाँ से जा सकती है? इस कमरे में तो फिर भी बल्ब है मगर बाहर घप अंधेरा है। फरार होगी तो खौफ से मर जाएगी या कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो अंदर से डरे मगर बज़ाहिर रौब वाले अंदाज में बोली, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? वो बोले, हमें नहीं पता। हमें छोटे साई ने हुक्म दिया था फलां रंग की चादर वाली लड़की को उठा कर लाना है। वो निशानी बताकर चले गए थे। जब हमने आपको देखा तो बस इनका हुक्म पूरा किया। वो हैरत से बोली, ये छोटे साई कौन हैं? हमारे बड़े साई के सबसे छोटे साहबजादे हैं, बाजिल साई। सुनो, खाना खा लेना और ये पानी की बोतल पड़ी है, सुबह तक तुम इधर ही हो और इस चटाई पर सो जाना। वो समझ चुकी थी। वो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी कि एक लड़की ही इसके पास रुकी और मुस्कुराकर बोली, आपका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया है, क्या आप मेरी चादर से इसे चेंज कर सकती हैं? हमशा ने मुस्कुराकर खुशदिली से कहा, जी ज़रूर। वो इसे दुपट्टा लेकर थैंक्स कहकर तेज़ी से निकल गई। हमशा इसे हैरत से तेज़ी से जाता देखती रह गई। इसी वक्त वो बाहर आई तो वो लड़की दुपट्टे से मुंह लपेटे चादर जल्दी से रिक्शे में सवार हो गई और रिक्शा चला गया। हमशा भी बाहर आकर ऑटो तलाश कर रही थी कि तीन आदमी गाड़ी रोककर इसकी चादर की तरफ इशारा कर रहे थे और दूसरे को इशारा करते तेज़ी से इसकी तरफ आए। वो भी हैरत से इन्हें अपनी जानिब आता देख रही थी, संभल भी ना पाई और इनका रुमाल मुंह पर रखते ही बेहोश हो गई। हमशा को इस लड़की का दुपट्टा बदलना समझ आ गया कि वो इसे अगवा करना चाहते थे। वो चालाकी से बचकर निकल गई और वो फंस गई। कितनी बुरी बात है। हमशा ने एहतियाती तौर पर इन्हें सच ना बताया कि जिसे वो अगवा करना चाहते थे वो नहीं है, मगर पर्दा डाल गई कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इसे मार ही दे, कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो इनके साईं बाजिल से डरने लगी कि ना जाने इसके पास जाकर इसकी इज़्ज़त महफूज भी रहेगी या नहीं। इसने रौब से कहा, मेरा पर्स और मोबाइल वापस करो। तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। तुम लोग जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ। वो डिठाई से बोले, ओ बीबी सुन ले, तुम्हारा सामान हम साईं बाजिल को देंगे। इनका सख्ती से हुक्म था कि तुम्हारे पास कोई चीज़ रहने ना दी जाए। चलो, एक ने दूसरे आदमी से कहा। सुन, वो कोने में वॉशरूम है। ये कहकर वो बाहर निकले और बाहर से कुंडी लगा दी। रात गुजरने लगी, इसकी आंखें छिलकने लगी। वो उदासी से चटाई पर बैठ गई। सामने दीवार पर इसे एक छिपकली नजर आई। वो डर सी गई। छिपकली फ़ौरन गायब हो गई। इसे घर वालों की फिक्र लगी कि वो परेशान हो रहे होंगे। वो खामोशी से आंसू बहाते अल्लाह ताला से अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की दुआ करने लगी। इसने सोचा, इस रोशनदान से बाहर फरार होने की कोशिश करती हूँ। लगता था बाहर से वो लोग जा चुके हैं। इसने इधर उधर से टूटा फूटा सामान जमा किया और रोशनदान तक पहुँचने में कामयाब होगी। मगर जब रोशनदान से बाहर झांका तो वहाँ घप अंधेरा था। साथ ही किसी जानवर के बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। हमशा बहुत डर गई। इसने सोचा कि बाहर वो कहाँ जाएगी, किससे मदद मांगेगी। बाहर घप अंधेरा है, अंदर कम से कम एक पीला सा कम रोशनी वाला बल्ब तो जल रहा है। इसे ये भी मालूम नहीं था कि बाहर कोई है भी या इसे छोड़कर जा चुके हैं। इसने आहिस्ता आहिस्ता बगैर आवाज़ के रोशनदान के लिए चढ़ने वाला सारा सामान वापस अपनी जगह पर रख दिया कि इन्हें शक ना गुजरे। इसने सोचा, इस मुश्किल वक्त में अपने ऊपर वाले से ही मदद मांगकर इस पर भरोसा रखकर कि वही इसे इस मुश्किल से निकालने में मदद करेगा। इसे हिम्मत से काम लेना होगा, बजाय रोने धोने से, अपनी एनर्जी ज़ाया करने के। ना जाने इस बाजिल साई से वो
घर वालों की याद भी सता रही थी। न जाने इन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। इसे वॉशरूम जाना था। वो उस आदमी के कोने में बताए हुए वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। जब वॉशरूम देखा तो वहाँ एक दो मेंढक नजर आए। उफ, मेंढक! वो बहुत परेशान हुई। वॉशरूम इतना गंदा ना था, बस मिट्टी गर्द थी। एक लोटा, एक बाल्टी जो पेंट की खाली बाल्टी से बनाई गई थी, और एक खस्ता हाल प्लास्टिक का मग था इसके अंदर। हमशा को लगा वो अभी उल्टी कर देगी, मगर हिम्मत करके इसने मेंढकों से बचते बचाते वॉशरूम अटेंड किया तो इसे एक छोटा सा सर्फ का पैकेट नजर आया। इसने इसे ही गनीमत जानकर इसे इस्तेमाल कर लिया। तेजी से बाहर आई। भूख भी ज़ोरों से लगी हुई थी। वक्त का कोई अंदाज़ा ना था। इसे बहुत डर भी लग रहा था। बाहर से किसी जानवर की खौफनाक आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। खाना इधर ही पड़ा ठंडा हो रहा था। इसने सोचा जैसा भी है यही खाना खा लेती हूँ, ताकि हिम्मत और ताकत रहे और वो वक्त का मुकाबला कर सके। तंदूर की रोटी थी जो काफ़ी अकड़ चुकी थी, और चने की दाल थी। इसने आंसुओं की झड़ी के साथ, गमज़दा दिल के साथ थोड़े बहुत चंद नवाले रोते हुए खाए। फिर पानी पिया, वो भी आधा, ताकि रात भर चल सके, क्योंकि एक छोटी बोतल थी। इसने आंसू साफ किए कि रो रो कर अपनी तबीयत ख़राब नहीं करनी, ना ही अपने आप को निढाल करना है। इसने खुद अपने आप को हौसला दिया। जो होना था वो तो हो चुका। अभी मुश्किल मरहला आगे है। इससे कैसे बच कर निकलना है, ये सोचकर ही इसके रोंगटे खड़े हो जाते कि वो बाजिल साई का मुकाबला कैसे करेगी। वो जानती थी कि इस तरह के लोग औरतों से क्या सलूक करते हैं। वो दिल में आयत पढ़कर अपने ऊपर दम करने लगी। एक तरफ सिमटकर चटाई पर बैठ के दीवार से टेक लगा ली। सोने के लिए लेटी, आंखों में हल्की सी नींद उतर आई। वो पिछली सारी रात जागकर सीरीज़ देखती रही थी। यूनिवर्सिटी से छुट्टियां थी, वैसे भी इसका आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। इसने दिन को भी जागकर सीरीज़ पूरी देखकर सोचा पहले मार्केट से परफ्यूम ले आए। इसकी क्लास फेलो की बर्थडे थी, इसने इसे गिफ्ट देनी थी। सोचा वापस आकर रात का खाना जल्दी खाकर सो जाएगी, मगर इसे क्या खबर थी कि रात इसे इस हालत में सोना पड़ेगा। एक मेंढक भी सामने चल रहा था। दीवार पर छिपकली भी बार बार आ जा रही थी। वो खौफसदा सी चटाई पर बैठी हुई थी, बाजू का तकिया बनाकर। वो लेटी तो मच्छरों ने कान में पू पू की। इसे तो सुबह होने से भी डर लग रहा था कि वो बाजिल साईं के हुजूर पेश कर दी जाएगी। फिर दिल को तसल्ली देकर सोचा जो होगा देखा जाएगा। वो नींद से भरी आंखों के बावजूद सो ना सकी। रोशनदान से रोशनी अंदर आना शुरू हुई तो साथ ही ज़ोर से दरवाज़ा खुला। चंद आदमी अंदर आए। इसने चादर का घूंघट निकाल लिया। एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। साईं, मौलवी साहब कह रहे हैं निकाह शुरू करें क्या? साईं की गर्जदार आवाज़ सुनाई दी। जल्दी करो, वक्त नहीं है। मौलवी साहब ने पूछा, ये लड़की क्या तुम्हें बाजिल साईं वल्द शुजाअत अली से रिश्ता अज़वाज कबूल है? वो खामोश रही। यहाँ पे मैं ये कहूँगी निकाह में ये लड़की थोड़ी कहा जाता है, लड़की का नाम ही लिया जाता है। खैर स्टोरी पढ़ते हैं। वो खामोश रही। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। 3 बार मौलवी ने दोहराया। आखिर साईं ने गर्ज कर कहा, हाँ बोल लड़की। हमशा ने सोचा अब हाँ किए बगैर चारा भी तो नहीं। इसने मरी हुई आवाज़ में हाँ कह दी। साईं ने कहा, उठो मेरे साथ चलो। वो चादर का घूंघट निकाले इनके साथ मरे मरे कदमों से चल पड़ी। बाहर जीप खड़ी थी। बाजिल साईं खुद जीप चला रहा था। वो आगे बैठी हुई थी। इसके दिल को ये तसल्ली सी हो गई थी कि इसकी इज्जत तो बच की निकाह करने की बात इसे समझ नहीं आई। बाजिल ने इसे कहा, सुनो लड़की, मैं तुम्हें छुपाकर हवेली लेकर जाऊंगा। इस वक्त सब सो रहे हैं। मेरे बेडरूम के साथ एक स्टोर है, तुम वहाँ छुप कर रहोगी। सुना तुमने? इसने गर्ज कर कहा। हमशा ने भी इस गर्जदार आवाज़ में जवाब दिया, अच्छा सुन लिया है। बाजिल इसके अंदाज से हैरान हो। इसने बाजिल से रौब से कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। बाजिल ने झटके से पीछे पड़ी बोतल इसे पकड़ा दी। हमशा के दिल से कदरे खौफ कम हो चुका था। हमशा ने चादर हटाकर पानी पिया तो बाजिल इसका मासूम सा चेहरा देखकर कदरे हैरान हुआ। फिर इस पर तंज करते हुए बोला, वैसे शक्ल से तो तुम बहुत मासूम लगती हो। वो जमाई लेते हुए बोली, मुझे सख्त नींद आ रही है और भूख भी सख्त लगी है। बाजिल ने पीछे से एक शॉपर इसे पकड़ाया जिसमें चिप्स बिस्किट वगैरह मौजूद थे। वो तेज़ी से खाने लगी। बाजिल की नखियों से इसे देखता रहा। वो खाते खाते बोली, 2 दिन से अपनी पसंदीदा सीरीज़ देख रही थी, सारी रात जाकर अब नींद सख्त आ रही है। प्लीज़ मुझे घर जाने दो, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं इनसे तुम्हें माफ़ी दिलवा दूंगी। बस तुम मुझे जल्दी से घर छोड़ दो ताकि मैं अपने बेड पर सुकून से सो सकूं। हमशा को इसने कहा, खामोशी से बैठी रहो, हवेली जाकर आवाज़ ना निकालना।
अगर बड़े साई ने देख लिया तुम्हें मेरे साथ तो तुम्हें गोली मार देंगे, क्योंकि मेरी मंगनी खानदान में हो चुकी है। वो दिल में डर गई मगर ऊपर से बहादुर बनकर बोली, मुझे अकेली को क्यों, तुम्हें भी मारेंगे। वो तंजिया मुस्कुराकर बोला, अपने बेटे को कोई नहीं मारता। इतने में हवेली आ गई। सुर्ख रंग की पुराने तर्ज की बनी हुई बड़ी सी हवेली को देखकर हमचा मुतासिर हो गई। बाजिल साई ने इसे खामोशी से उतरने को कहा। मुलाजिम भागता आया, इसने इसे जीप की चाबी पकड़ाकर इसे साथ चलने का कहा। हमचा ने इसके साथ चलना शुरू किया। मुलाजिम ने निकाहनामा हमचा को पकड़ा दिया। बाजिल का मुंह आगे था। हमचा ने इसे जल्दी से चादर के नीचे छुपा लिया। जब वो छुपते छुपाते बाजिल साई के कमरे में पहुंचे तो वहाँ फर्नीचर पुराने ज़माने का पड़ा हुआ था। कालीन भी पुराना था। इस कमरे से आगे एक स्टोर नुमा कमरा था, जहाँ ट्रंक और एक सिंगल लोहे की चारपाई और कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। बाजी ने इसे कहा, चलो इस चारपाई पर सो जाओ, इसमें मैंने गद्दा वगैरह बिछवा दिया है। हमशा ने नज़र बचाकर नकाहनामा गद्दे के नीचे छुपा दिया। नींद से आंखें बोझल सी हो रही थी। थोड़ी देर के लिए बाजिल इसकी मखमूर आंखें और मासूम चेहरे पर कुछ देर के लिए हैरान हुआ, मगर जल्द ही इसने सर झटक दिया। हमशा ने कहा, मेरा फ़ोन दो, मैं घर वालों को फ़ोन करूं। इसने गुस्से से कहा, ठहरो लाता हूँ। वो और इसका पर्स इसकी तरफ फेंकते हुए कहा, लो और अब बेशक घर वालों को फ़ोन करो। चलो मिलाओ घर वालों को फ़ोन। हमशा ने सोचा, ताया जान दुनिया में इसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो तो फ़िक्र से निढाल हो रहे होंगे। इन्हें सच बताकर सारी गलतफहमी दूर कर देगी, फिर बाजिल को भी सच्चाई बता देगी और इस तरह सब क्लियर हो जाएगा। जो रात इसने इधर खौफ और अजियत में गुजारी थी बेकसूर, वो भी सबको और इस बाजिल साई को भी बताएगी, तो इसे एहसास होगा और सब इससे माफ़ी मांगेगा। फिर ताया मुझे खुद खुला दिलवा देंगे। इसने फ़ोन मिलाया तो तायम्मा ने उठाया और गर्ज कर बोली, किधर हो। इसने ताया का पूछा तो इसने गुस्से से जवाब दिया कि स्पीकर ऑन है, सब सुन रहे हैं। स्पीकर के नाम से हमशा ने भी स्पीकर ऑन कर दिया ताकि बाजिल भी सुन ले। हमशा ने घबराई हुई आवाज़ में बताया, मेरा निकाह हो चुका है। ताई नॉन स्टॉप शुरू होगी, चढ़ा दिया ना चांद। भाग गई ना यार के साथ, मुझे पहले ही शुबा था, पर नहीं, मेरी मानी किसने थी। इतने में बाजी ने झट इसके हाथ से मोबाइल छीना और गुस्से से गर्ज कर बोला, लालची लोगों, तुम्हारी बेटी मुझे लूटती रही है, फेसबुक पर मुझसे दोस्ती की। शुक्र करो मैं निकाह करके इसे लाया, वरना इस जैसी बदकिरदार लड़की का बुरा हशर होना चाहिए। अब ये सारी ज़िंदगी मेरी गुलामी में रहेगी। इस गंद से मिलना हो तो मुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, इधर आने की जुर्रत ना करना। ताया ने रोंदी हुई आवाज़ में गमज़दा लहजे में कहा, हम इस गंद को घर लाकर घर गंदा नहीं करना चाहते, ये गंद तुम ही रखो। हाथ से हमारे लिए ये मर गई। और फ़ोन बंद कर दिया। हम सब बुत बनी बैठी रह गई। बाजिल तेज़ी से बाहर निकल गया। हमशा की नींद उड़ चुकी थी। इसने घर में सबका फ़ोन ट्राई किया, मगर सब ने इसे ब्लॉक कर दिया था, सिवाय उसकी पुरानी मुलाजमा यास्मीन के सिवा। उसने डरते डरते फ़ोन उठाकर मन्नत करने लगी कि प्लीज़ आप इधर फ़ोन ना करना, घर में किसी को इल्म हो गया तो मैं बेसहारा औरत एक मासूम बच्चे के साथ कहाँ जाऊँगी। हमशा ने चिल्लाकर इसे डांट कर कहा, बेफैज़ औरत, मैं तुम्हारा और बच्चे का कितना भला सोचती हूँ, और एक तुम हो इस मुश्किल में वक्त में मेरा साथ देने से भी इंकारी हो। वो आजी से बोली, हमशा जी, सिर्फ आपका ही इधर दम था, असरा था, मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। ऐसा है कि मैं सबसे छुपकर जब सब सो जाएं या मैं बच्चे को स्कूल लेने जाऊं तो उस वक्त किया करूंगी, आप खुद मुझे फ़ोन ना करना। वो बोली, ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी। इसने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मुलाजमा खाने की ट्रे लेकर आई। हमशा की भूख उड़ चुकी थी। बाजिल साई कमरे में दाखिल हुआ और इसे बोला, सुना, बस आज की रात तुम इधर हो, मैं घर वालों से बात कर आया हूँ, तुम भी अब वही कहना। मैंने अपने पुराने मुलाजिम की भतीजी तुम्हें बताया है कि वो इधर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करेगी। इसका शौहर इसे छोड़ गया और दूसरी शादी कर ली है। अब वो बेस आसरा है, इसलिए वो इधर ही रहेगी और मेरी दुल्हन को भी तैयार कर देगी, क्योंकि वो पार्लर का काम भी जानती है। अब कुछ नेट वगैरह से देखकर मेकअप का गुजारा चला लेना। गांव में कौन सा किसी मेकअप की इतनी समझ है, शहरी लड़की को हो इतना तो जानती होगी। चलो अब आओ, खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। सिवाय चंद खास मुलाजमों के किसी को इल्म नहीं है कि तुम इधर हो। वो ताली बजाकर शाबाश देते हुए बोली, क्या खूब कहानी बनाई है बाजिल साई, तुमने, वाह वाह, दाद देती हूँ तुम्हें। वो बोला, पहले खाना खा लो, फिर सारी रात पड़ी है बातें कर लेना। इसके भी ज़बरदस्त देसी गरम गरम खाना देकर भूख चमक उठी थी। वो जल्दी जल्दी खाने लगी। बाजिल इसे खाते हुए गौर से देखने लगा। वो सोचने लगा, ये शक्ल से कितनी मासूम लगती है, मगर अंदर से उतनी ही चालाक लड़की है। कैसे इसे बेवकूफ़ बना कर लूटती रही।
जब शादी का पूछा तो मुकर गई और बहाने बनाने लगी। वो वीडियो कॉल पर आती तो चेहरा हमेशा ढांप कर रखती, बहाना करती कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और चेहरा शादी के बाद दिखाऊंगी। इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोलती थी, अब कैसे पटर पटर बोल रही है। इसे तो फेसबुक की दोस्ती और मोहब्बत पर यकीन ही ना था, मगर ये ऐसे मीठे बोल बोलती रहती थी कि वो इसके जाल में फंसता चला गया। इसे इस पर शिब्बा तब होने लगा जब इसकी फरमाइश बढ़ने लगी। अपने घर का एड्रेस भी नहीं बताती थी। एक दिन शॉपिंग मॉल में वो शॉपिंग कर रही थी। इसने बताया वो शॉपिंग करने आई हुई थी। बाजिल ने पूछा, क्या तुम बाहर जाते हुए भी वही चादर करती हो? किस शॉपिंग मॉल में हो? इसने जब बताया तो बाजिल ने कहा, फिक्र ना करो, मैं भी इसी मॉल में मौजूद हूँ। आज तुमसे मिलकर रहूँगा। तुम्हारी चादर आज तुम तक पहुँचा देगी। बाजिल ने इसे अपनी कई तस्वीर भेज रखी थी, मगर इसने कभी कोई फ़ोटो नहीं भेजी थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भी इसी ने ही बाजिल को भेजी थी। बाजिल ने भी एक्सेप्ट कर ली। साथ ही इसके दिलनशीं मैसेज का सिलसिला शुरू हो गया। बाजिल भी इसके साथ सीरियस होने लगा, क्योंकि बाजिल एक शरीफुल नफ्स लड़का था। दौलत की रेल पेल के बावजूद वो औरतों के पीछे भागने वाला ना था। इसने पहले कोई और नाम बताया, फिर बहाना बनाकर कुछ और नाम बताया। बाजिल के साथ काफ़ी झूठ बोलने लगी। शुरू में इसने बताया कि इसका बाप मर चुका है और इसकी माँ ने बहुत मेहनत से इसे पाला है। कभी माँ की बीमारी के बहाने पैसे लेती, कभी दवाइयों के बहाने, कभी बिल्स इससे पे करवाती, कभी ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवाती। बाजिल तंग होने लगा। इसने जब शादी की ऑफ़र की तो इसके बहाने बाजियाँ शुरू हो गईं। कभी कहती, मैंने शादी कभी ना करने का फ़ैसला कर लिया, मैं माँ का सहारा बनूंगी। वो कहता, शादी के बाद मैं इनकी कफ़ालत का ज़िम्मा लूँगा, मगर वो टाल मटोल करने लगी। आज बाजिल को इसे पकड़ने का सुनहरी मौका हाथ लगा था। बाजिल ने अपने वफादार मुलाजमों को राजदार बना दिया। एक दोस्त की मदद से, जिसके पास ऐसे ज़रिए थे कि वो लड़की को अगवा कर सके। बाजिल ने हमशा को चादर ओढ़े देखा तो थोड़ी देर के लिए इसे हमशा भाग गई, जैसे दिल को छू गई। इसने अपने साथियों से कहा, वो जो लड़की है इसे अगवा करना है। खुद दूर गाड़ी खड़ी करके देखने लगा। इत्तेफाक से पार्किंग में कोई नहीं था। जब वो इसे बेहोश करके जल्दी से गाड़ी में ले गए तो दोस्त ने फ़ोन करके कहा, यार तुम्हारा काम हो गया। बाजिल ने कहा, यार इसकी बहुत हिफाजत करना मेरी अमानत है। वो दोस्त तसल्ली देते हुए बोला, यार तुम फिक्र ना कर, कमरे से बाहर 2 पहरेदार पहरा देंगे। बाजिल ने खाने का बोला तो वो जल्दी से बोला, हाँ खाना भी दे देंगे। बाजिल ने कहा, सुबह सूरज निकलने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। दोस्त ने याद दहानी कराई, यार वो रकम तो दे, अगवाकारों को देनी है। बाजिल ने कहा, यार वो तसल्ली वाले तो हैं ना। वो गिले वाले अंदाज में बोला, यार कैसी बातें करते हो? तुम मेरे दोस्त हो। मैंने अपने ख़ास आदमी शख्स इस मुश्किल और जान जोखों वाले काम पर लगाए थे, तो तू जानता तो है कि कितना मुश्किल काम था। इनको पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती थी और तेरे दोस्त को भी जेल की हवा खानी पड़ती। अपने यार के लिए जान भी हाजिर है। जेल क्या चीज़ है इस काम के लिए? तो वो मान ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से डबल रकम पर मनाया है, तब जाके वो माने। तू जानता है ये बहुत मुश्किल काम है, वो लोग बहुत पैसे लेते हैं। जितनी तूने रकम डन की थी इतनी तो मैं जेब से इनको एडवांस में दे चुका हूँ। खैर तू इस रकम को छोड़, और तू मेरा बचपन का यार है। हम एक ही गांव के हैं, फिर मेरा तेरा हिसाब किताब कैसा? बस तेरा काम हो गया बगैर किसी रुकावट के, खैर खैरियत से। अब तू जल्दी से सारी रकम दे दे ताकि मैं इनको दे सकूँ। तू फिक्र ना करना, मैं इनके साथ ही रहूँगा। बाजिल ने कहा, यार अब सुबह बैंक से निकलवा कर ही दे सकता हूँ, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बाजिल ने अपने वफादार मुलाजमों के ज़रिए निकाह का भी बंदोबस्त कर लिया था। सब कुछ इतनी आसानी और जल्दी से हुआ था कि इसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसने बैंक से रकम निकलवाकर भरोसे के मुलाजिम के हाथ इसे भिजवा दी। बाजिल जान चुका था वो इसे लूट रहा है, मगर मजबूर था। इसने जब अगवा वाली जगह देखी तो बहुत हैरान हुआ था। इसने तो इसे इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि वो इतनी बुरी जगह पर इतने बुरे हालात में रखेगा। वो इसे गिला भी ना कर सका। इसने खाने के बर्तन देखे, तनूर की सूखी रोटी और सस्ते होटल की दाल। अंदर का मंजर बुरी हालत में। एक चटाई पर इसने रात गुजारी थी, मगर वह इस पर इतना गुस्से में था कि खास ध्यान नहीं दिया। बाजिल इसको अगवा का ज़िम्मा देकर सोचने लगा, वो कपड़े क्या पहनेंगी इतनी दिन, और वॉशरूम की चीज़ें, टूथपेस्ट, ब्रश, जूते, मेकअप और ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें इसे चाहिए होंगी। वो एक शॉपिंग प्लाजा से चंद सादे जोड़े लेकर चला कि बाकी सामान वो बाद में ले लेगा। गुजरते हुए मेकअप शॉप पर लड़कियां सेल करती खड़ी नजर आई। इसने सोचा लेडीज़ चीज़ों के लिए इनसे मदद ले लेता हूँ। इसने कहा, मुझे अपनी वाइफ के लिए कुछ डेली ज़रूरत की चीज़ों के अलावा कुछ पार्टी मेकअप
वगैरह चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड कर सकती है, मेरी हेल्प कर दे। एक सेलर मुस्कुराती हुई आई और पूछने लगी, सर आप अपना बजट बताएं, हर क्वालिटी हमारे पास मौजूद है। बाजिल ने झटका, बजट की फिक्र ना करें, चीज़ बेस्ट होनी चाहिए ताकि गिला ना मिले। वो बोली, ठीक है सर, आप तसल्ली रखें, मैं ज़रूरत की हर चीज़ डाल दूँगी। वो बोला, शैम्पू वगैरह, वॉशरूम का सामान भी। वो बोली, ओके सर। इसने दूसरी लड़कियों की मदद से जल्दी जल्दी सामान डाला और आखिर में बोली, सर वापस नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, आप देखिएगा, इंशाल्लाह मैम को बहुत पसंद आएगा। उन्होंने काफ़ी बिल बना दिया। तब बाजिल ने सोचा, ऑफ मेकअप पर इतना पैसा खर्च होता है। इसने बिल अदा किया। मेकअप पे वाकई पैसा बहुत खर्च होता है। मुलाजिम को सामान गाड़ी में रखने का कहा। फिर इसे अचानक याद आया कि जूते भी लेने हैं। फिर वो मुलाजिम को गाड़ी में सामान रखने का कहकर जूतों की शॉप पर गया और चंद जोड़े जिनमें सिंपल और दूसरे लेकर बिल अदा करके तेज़ी से आया। घर आकर मुलाजिम को छुपाकर कमरे में ले जाने का कहकर रूम में आ गया। 2-3 बार दोस्त को फ़ोन करके इसकी खैरियत पूछी तो वो हर बार वो गुस्से से बोला, अगर अब तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा और समझूंगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। बाजिल ने 2 अपने आदमी भी छोड़े हुए थे, वो भी यही बता रहे थे कि सब ठीक है, लड़की को आपका बता दिया है कि आप सुबह आएंगे। वो कोई शोर शराबा नहीं कर रही। बाजिल का दोस्त इधर चारपाई डालकर साथ वाले कमरे में सो रहा था। बाजिल के बंदों को इसने धमकी देकर कुछ भी बताने से सख्ती से मना किया था कि कुछ बताया तो हम तुम्हारे साथ लड़की को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो डर गए थे। बाद में उन्होंने बाजिल को सब कुछ बता दिया था। बाजिल रात को ही इधर जाना चाहता था मगर वो कह रहा था कि वो सुकून से सो रही है, तुम भी आराम करो, सुबह मैं खुद तुम्हें बुलवा लूँगा। वो जानता था कि बाजिल सारी रात फिक्र में जागता रहेगा और इसे भी साथ जागना पड़ेगा, इसलिए इसे लोकेशन भी नहीं भेज रहा था। इसने अपने बंदे इसके बंदों पर पहरे पर लगा दिए थे कि बाजिल जब भी फ़ोन करे वो कहें सब ठीक है। हमशा को जब इसने चीज़ें दी और कहा, कल से तुम सर्वेंट क्वार्टर में रहोगी और कल से ही तुम बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर देना ताकि किसी को छिपा ना हो। वो रोहानियत से बोली, मिस्टर बाजिल, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? गांव की एक लड़की है, शहर की गरीब लड़की जो तुम्हारी इस पुरानी खस्ता हाल हवेली और तुम्हारी दौलत से इम्प्रेस हो जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं ऐसी कमरे में रहूँगी, तुम वैसे भी अपनी कुंवार बीवी के साथ हवेली के किसी कमरे में रह लेना। वैसे भी नई शादी, नया कमरा, नया फर्नीचर। वो खफगी से बोला, मुझे इसी कमरे की आदत है। वो बोली, मुझे भी अपने रूम की आदत थी मगर किस्मत ने तुम्हारे पल्ले बांध दिया। कोई बात नहीं, जल्दी इस रिश्ते से खलासी पा लूँगी। अभी मेरे ताया बहुत गुस्से में है, ताई ने इन्हें खूब भर दिया होगा। ज़रा थोड़ा वक्त गुजरे तो ताया का गुस्सा कम हो जाएगा। फिर मैं तुमसे तलाक लेकर जब मैं जाऊंगी तो वो लोग मुझे कबूल कर लेंगे कि अब इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी घर में गई तो वो कहेंगे शोहर के घर में रखो। अगर तुम नॉर्मल हालात में मेरा रिश्ता लेने आते तो तुम जैसे अनपढ़ गंवार देहाती शख्स को कभी रिश्ता ना देते बल्कि साफ इनकार कर देते। तुम इस गंवार दुल्हन के ही मुकाबिल हो। सारी रात मैंने मच्छरों, मेंढकों, चूहों और छिपकलियों में गुजारी। चूहे तो है ही नहीं थे। उधर का वॉशरूम, तौबा तौबा, मैं किस बेडरूम की आदी थी। मैं अपने वॉशरूम में किसी को भी जाने नहीं देती थी। 14 साल की उम्र में वालिदैन के रोड हादसे में सबकी लाडली बन गई। दादा, अबू, दादो और ताया की अपनी दोनों बेटियों से ज़्यादा लाडली। बाजिल ने दिल में बदगुमान होकर सोचा, कितनी मकार और झूठी है। जब माँ के इलाज के लिए रकम बटोरती थी तब ये समझती है कि जैसे मैं इसकी बातों का यकीन कर लूँगा। वो फिर बोली, जब मेरा कसूर कोई नहीं, फिर मैं इस गाँव में शहर की MBA पढ़ी लिखी लड़की इधर क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं? तुम देहाती लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती जो औरत को चार दीवारी में कैद करके रखना चाहते हैं। बाजिल ने सोचा, झूठी कहती थी मैं 12 क्लासें पढ़ी हूँ। बाप की वफ़ात के बाद हालात की वजह से पढ़ ना सकी। मैं नीचे एक दरी पर सोती हूँ। बाजिल ने उतारते हुए बेजारी से कहा, बस करो अपनी राम कहानी, चीज़ें देखो ठीक है। वो खुशी से बोली, ज़बरदस्त है और कपड़ों जूतों की चॉइस भी अच्छी है तुम्हारी। वैसे मैं इसी ब्रांड का शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करती हूँ। वो दिल में तंजिया मुस्कुराया। वो हैरान होकर बोली, वैसे तुम्हें लेडीज़ चीज़ों का काफ़ी तजुर्बा लगता है काफ़ी गर्लफ्रेंड्स थी। वो जवाब में खामोश रहा। वो इसके बेड पर लेटते हुए बोली, तुम स्टोर में सोओगे। वो हैरान हुआ मगर वो इसे स्टोर में धक्का देकर इसके बेड पर सो गई। बाजिल ने हैरत से सोचा, ये कैसी सरफड़ी लड़की है, इसको मुझसे कोई डर खौफ नहीं। ये तो इस कमरे में भी बहुत बहादुरी से रही। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो सारी रात रोती चीखती चिल्लाती, मगर इसका दोस्त बता रहा था बड़ी बहादुर लड़की है, सारी रात खामोशी से रही, कोई मिन्नतें नहीं की।
अंदर गए तो इसने चादर से मुंह ढांप भी रखा था और चादर के अंदर ही तकरीबन जल्दी जल्दी साइन कर दिए थे। बादल इसके पर्दे से काफ़ी मुतासिर हुआ था। वो तो इसे गुस्से में अगवा करके लाया था सबक सिखाने के लिए। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसकी गर्लफ्रेंड भी किसी और की तरफ देखे। इसने इसका घर का पता लगवाया था। वो एक मोहल्ले में छोटे से घर में गुर्बत से रहती थी। माँ लोगों के घरों में काम करती थी और ये बड़ी बड़ी बातें करती है कि वो अपने कमरे में किसी को आने नहीं देती थी। बहुत झूठ बोल लेते इसने। अब इसीलिए वो इसकी किसी बात का यकीन नहीं करता। इसने ट्यूशन पढ़ाने का आइडिया इसलिए दिया था कि इसके बहन भाइयों के बच्चों को कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही सकेगी। इसके अलावा इसे इधर घर वालों के साथ रखने का इसे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। वो दिल में हंसा कहती है ब्रांडेड शैम्पू इस्तेमाल करती है। एक तो शुक्र करना चाहिए कि इस एक कमरे के खस्ता हाल घर से इधर का सर्वेंट क्वार्टर भी अच्छा है। बातें करती है बड़ी बड़ी। इन बातों से ही तो मैं भी फंस गया था। अपनी औकात नहीं देखी। मुझे भला रिश्ता ना देते। हाँ हो हद है बातें बनाने की भी। जैसे मैं इसकी बातों पर यकीन कर लूँगा। वो गुस्से से भरा स्टोर रूम में वहाँ बिछी चारपाई को जो हमसा के लिए बिछाई थी लेट गया और थोड़ी देर बाद नींद की आगोश में चला गया, क्योंकि वो फिक्र में पिछली सारी रात जागता रहा था। सुबह फजर की नमाज के लिए बाबा साईं और इसका बड़ा भाई उठ गए थे। उन्होंने बाजिल के रूम का दरवाज़ा बजाया। बाजिल की शोर से आंख खुली। वो हड़बड़ाकर तेज़ी से उठा और कमरे में आया तो देखा हमशा बेड पर चादर ओढ़े बड़े सलीके से सो रही थी। इसने इसे परेशानी में तेज़ी से जगाकर कहा, प्लीज़ स्टोर में चली जाओ, बाबा साईं दरवाज़ा खटका रहे हैं। वो नींद से बड़ी जल्दी से चप्पल पहनकर फिर स्टोर में चल पड़ी। बाजी ने स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्दी से दरवाज़ा खोला तो बाबा साईं ने सवाल किया, बेटा इतनी देर क्यों की दरवाज़ा खोलने में? वो नज़रें चुराते हुए बोला। वो बाबा साईं आँख ज़रा देर से खुली। वो बोले, जल्दी चलो जमात खड़ी हो जाएगी नमाज की। वो गेट से निकलने लगे तो थोड़ी देर के लिए चौकीदार के पास रुके। उसने फ़ौरन उठकर सलाम किया तो बाबा साईं ने इससे पूछा, क्यों भाई आज बच्चों की टीचर आ जाएगी ना? बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं। वो बादल साईं की तरफ की नखियों से देखकर नज़रें झुकाकर बोला, जी सर आज आ जाएगी। वो तीनों बाहर निकलकर तेज़ तेज़ मस्जिद की तरफ चलने लगे। कुछ गांव के जाते लोग इन्हें सलाम करते गए। जब वो लोग नमाज से फारिग होकर वापस आ रहे थे तो बाजी ने हिम्मत करके झिझकते हुए कहा, बाबा साईं मैं सोच रहा था कि शादी के लिए अपने कमरे के साथ वाला कमरा तैयार करवा लूँ। नया फर्नीचर वगैरह होगा तो इधर ही बेहतर रहेगा। आज ही मैं इसे ठीक ठाक करवा लेता हूँ। वो बोले, अपने कमरे को करवा लो ना। वो फिर नज़रें चुराते बोला, बाबा साईं वो टीचर है ना, मैंने अपनी तसल्ली के लिए इससे मुलाकात की थी कि जाहिर है वो हमारे घर रहने आ रही है। हमारे घर की ख़वातीन की बेहतरी के लिए मैंने सोचा इसके बारे में मैं पूरी मालूमात ले लूँ और तसल्ली कर लूँ, फिर उसे घर के अंदर दाखिल होने दूँ। इसका शौहर दूसरी शादी करके इसे छोड़ चुका है। अब वो बेआसरा है, मेहनती और गैरतमंद है, इसलिए इसे अपना रूम दे दूँ ताकि हमें भी तसल्ली रहे कि वो महफूज हाथों में है। वैसे भी वो पढ़ी लिखी है तो सर्वेंट क्वार्टर में दूसरे मुलाजमों का भी आना जाना लगा रहता है। तो इतने में इसके दो बड़े भाई दूर से आते नज़र आए और बाबा साईं को सलाम किया और दूसरों से हाथ मिलाया। बड़े भाई ने पूछा, क्यों शहजादे शादी की तैयारियां अरूज पर हैं? वो सर झुकाकर खामोश रहा, जवाब ना दिया। बाबा साईं ने बाजिल की कमर थपथपाते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेरा पुत्र सियाना हो गया है, बड़ी सियानी बातें करने लगा है। फिर टीचर वाली तफसील इन्हें बताकर कहा, मेरा ख्याल है इसकी बात मुनासिब है। फिर वो बोले, चलो सामने डेरे पर चलकर शादी की तैयारियों की बात करते हैं। मुलाजिम से कहना नाश्ता डेरे पर ही करेंगे। बाजिल के तीनों बड़े भाई मुस्कुराकर अदब से बाप के पीछे चलने लगे। सब लोग डेरे पर पहुंचे। बाबा साईं गोल तकिए के सहारे चारपाई पर आराम से टेक लगाकर बैठ गए। मुलाजिम सबके लिए लस्सी ले आया। सब लस्सी पीने लगे। बाबा साईं ने बाजिल से कहा, देख पुत्र, हम जानते हैं कि तू इस शादी से खुश ना है। बाजिल ने गहरी सांस भरी। वो फिर सफाई देने वाले अंदाज में बोले, पुत्र हम भी मजबूर हैं तेरी छोटी आपा की वजह से। तेरी बड़ी आपा भी खुश नहीं है, मगर तेरी छोटी आपा की जिद है कि ख़ानदान में किसी और लड़की से करने की बजाय मेरी नंद से रिश्ता करो। वैसे भी करीबी रिश्तेदारों में तेरे जोड़ की कोई लड़की नहीं है, मतलब सब बहुत छोटी हैं, ये शादीशुदा है। और तुझे पता है हम बरादरी से बाहर रिश्ता करके अपनी जद्दी पुश्ती खालिस ख़ानदानी खून में मिलावट नहीं कर सकते।
तेरी छोटी आपा कितनी सबकी लाडली है। वो अपनी जिद पर अड़ गई थी कि वरना मैं नहर में छलांग लगा लूँगी। तो जानता है वो कितनी अड़ियल कुड़ी है। वो अम्मा से कह रही थी कि वट्टा सट्टा करने से इसकी ससुराल में इज्जत बन जाएगी और वो लोग इसे कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, इसके एहसानमंद रहेंगे, क्योंकि इनकी कुड़ी की उम्र ज़्यादा हो रही है और बरादरी में इसके जोड़ का रिश्ता भी नहीं है। वैसे तेरा चाचा इस रिश्ते से बहुत खुश है और अभी से एहसानमंद हो रहा है। वो कहता है कि हमने इसका बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। वो तो अपनी पुत्री के लिए जहेज में बहुत से माल मवेशी और मरबे दे रहा है। तो पुत्र शादी के बाद सारी औरतें मोटी बुद्धि हो जाती हैं। मर्द को फिर अपनी जिम्मेदारियों में बीवी की तरफ ध्यान ही किधर रहता है। फिर बच्चे हो जाएं तो बस मर्द बच्चों को देखकर ही खुश होता रहता है। देख पुत्र, हमने घाटे का सौदा नहीं किया है। तेरी बीवी तेरे सब भाइयों की बीवियों से ज़्यादा मालो दौलत ला रही है। दूसरे भाई पहलू बदलने लगे। बाबा साईं फिर गोया हुए। देख पुत्र, जब पेट भरने की फिक्र ना हो तो सब अच्छा लगता है। पेट भूखा हो तो सुंदर बीवी भी अच्छी नहीं लगती। इंसान को माशी फिक्र ही सताती रहती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ही तुम सब बच्चों में ज़मीन जायदाद के हिस्से बांट दिए हैं। तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों को भी ख़ानदान के मना करने के बावजूद शरई हिस्सा दे दिए हैं। तुम लोगों को कारोबार भी अलग कर दिए हैं। तुमने अपनी मर्ज़ी से अबाई घर लिया है। तुम्हारे दो बड़े भाइयों ने अपनी मर्ज़ी से अपने हिस्से पर बड़े घर बना लिए हैं और तीसरे का भी मुकम्मल होने वाला है। तेरी शादी के बाद वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तूने अपनी मर्ज़ी से शहर में घर लिया है। बाजी ने सफाई पेश करते हुए कहा, वो बाबा साहिब, वो मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार ने अपने लिए बनवाया था। वो बाहर रहता था मगर इसकी बीवी पाकिस्तान रहने को ना मानी तो उन्हें पौने दामों बेच रहा था। मेरे दोस्त ने बताया तो मैंने ख़रीद लिया। बाबा साईं बोले, देखो पुत्रों, मैंने सबको अपनी ज़िंदगी में हिस्से देकर ख़ानदान वालों की बातें सुनी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ही अपने हाथ कटवाकर अपने आप को बेटों का मोहताज कर लिया है। मगर मैं समझता हूँ कि मैं अब सुकून की नींद सोता हूँ। मैं बेइंसाफ़ी करके अपनी बेटियों को हिस्सा ना देकर क्यों अपने आप को दोज़ख का ईंधन बनाऊँ। बेटों की लालच में जो बेटियों का हक मारते हैं वो बहुत ज़्यादा सज़ा के मुस्तहिक होते हैं और पिछले ऐश करते हैं और वो अकेला दोज़ख की सज़ा भुगतता है, कब्र का अज़ाब सहता है। इतने में चचा अंदर आए। सब बेटे एहतराम से खड़े होकर मिले। बाबा साईं ने ज़रा आगे होकर कुछ दिली से हाथ मिलाया। इतने में मुलाजिम नाश्ता ले आए। नाश्ते के दौरान बातें होती रही। सब खानदान वाले बाबा साईं का बहुत एहतराम करते थे। बेटे बाप के सामने मुअद्दब होकर खुश खामोशी से बातें सुनते, ज़रूरी बात का जवाब देते, बिला ज़रूरत ना बोलते। बाबा साईं दो भाई और एक बहन थी। बहन दरमियान में थी और बाबा साईं बड़े थे। छोटे चचा बाजिल का होने वाला ससुर था। वो भी अपने बड़े भाई का बहुत एहतराम करता था। ये लोग बड़े ज़मींदारों में शुमार होते थे। ख़ानदान से बाहर शादी करने का रिवाज ना था। अपनी कास्ट में ही शादी करते और अपनी कास्ट के लोगों की कदर करते। बाबा साईं चाय पीते हुए छोटे भाई की कमर को थपकी देते हुए बोले, छोटे वीर, तू भी अब हिम्मत करके जायदाद का बंटवारा करके सवाब कमा ले, वरना अक्सर औकात भाई अपने भाई का दुश्मन बन जाता है। दुश्मन ना भी बने, दिल मैले हो जाते हैं। मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है कि फ़लाँ ने खुद अच्छी जगह हड़प ली और मुझे ये दे दी। भाई आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने से बेजार हो जाते हैं। वालिदैन इतनी मेहनत और लगावट से इनके भले के लिए जायदादें बनाकर अपना तन मन मारकर छोड़ जाते हैं कि बच्चों को कोई मसला ना हो और बच्चे खुश रहे। बाज़ औक़ात वही मालो जायदाद इनके लिए मसला बन जाती है और खुशी के बजाय ज़हनी कर्ब का बायस बनती है। भाई बहनों का हक मारकर गुनाह कबीरा के मर्तकब बनते हैं। इसलिए दूरअंदेशी से काम लेते हुए बच्चों को गुनाहों से बचाने और इनके सुखी जीवन के लिए तू भी मेरी तरह हक इंसाफ से बेटे और बेटियों में मालो जायदाद सही तरीके से बांट दे। लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 बनता है। जब से मैंने अपने गांव के शख्स के बारे में सुना कि उसने भाई का हिस्सा खाया और बहनों को भी नहीं दिया, तो वो सबको ख्वाब में आता है कि वो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है और चीखता चिल्लाता है कि मेरी जान छुड़वाओ।
मगर घर वाले लालच में आए हुए हैं, ना बीवी ना बच्चे इसकी जायदाद के हिस्सा देने पर तैयार हैं। सिर्फ एक शादीशुदा बेटी बाप के लिए तड़पती है, मगर इसकी भी नहीं सुनते। अब पिछले ऐश कर रहे हैं और वो मुफ्त में सजा भुगत रहा है। मुझे तो खौफ आ गया था। बाजिल का चचा बोला, मैं भी ऐसा ही करूँगा, मुझे इस मामले में आपका साथ चाहिए। आपसे तो सब डरते हैं और दबते हैं कि आपका सारे ख़ानदान पे रौब है, इसलिए बावजूद इख्तिलाफ के कोई कुछ नहीं ना बोल सका। मगर मैं भी हिम्मत करूंगा। जिस बच्चे ने रुकावट बनने की कोशिश की, इसे जायदाद से आग की धमकी दे दूंगा और बेटियों को भी हिस्सा दूंगा इंशाअल्लाह। बाजी ने वक्त देखा और अपने वफादार मुलाजिम से नज़रें बचाकर इशारा करके पूछा, क्या टीचर आ गई है? मुलाजिम ने जवाब दिया, जी साईं आ चुकी है और बड़ी बीबी जी के पास बैठी नाश्ता कर रही है। बड़े बाबा साईं ने हैरत से पूछा, अच्छा बड़ी बीबी ने इसे पास बिठाया हुआ है? मुलाजमा को चलो चलकर देखते हैं इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई इनके बराबर बैठने की। बाजिल परेशान हो गया। बाबा साईं जब हवेली पहुंचे तो बड़े कमरे में हमशा घर की औरतों के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। वो चाय का कप पकड़े बाजिल के भतीजे को पढ़ा रही थी। वो बहुत खुश शौक से इसे बार बार मुखातिब कर रहा था। वो कॉपी पेंसिल पकड़े साथ साथ लिख रही थी। घर की सारी औरतें बाबा साईं को देखकर जल्दी से मुअद्दब होकर खामोश हो गई और दुपट्टे दुरुस्त करने लगी। बाबा साईं के पीछे बाजिल और इसके भाई भी थे, साथ चचा भी खड़े हुए थे। हमशा को देखकर बाबा साईं हैरान हुए कि इनका सबसे अथरा पोता कैसे शौक से हमशा के पास बैठा पढ़ रहा था। इनको बचपन से ये तरबियत दी जाती थी कि मुलाजमों से फासले में रहना है और इन्हें अपने बराबर बैठने की इजाज़त नहीं देनी है। मगर इधर सारे घर की औरतें इसके इर्द गिर्द घेरा डाले बैठी बहुत खुश थी। हमशा को देखकर ज़रा ऊंची आवाज़ से बोले ताकि वो इनकी तरफ ध्यान दे। वो इन्हें मुसलसल इग्नोर कर रही थी। वो बोले, अच्छा ये छोड़ी है जो हमारे बच्चों को पढ़ाएगी? कैसी हो छोड़ी? हमशा ने सलाम किया और बोली, जी बाबा साईं मैं ही हूँ। वैसे एक बात कहूँ, आपको इस कमरे में खटका कर आना चाहिए। था। इधर कोई और भी बैठा हो सकता है। आप सारे घर के मेल्स के साथ बिला इजाज़त अंदर आ गए। प्लीज़ मेरे रूम में कोई मेल या कोई फीमेल हत्ता मुलाजमा भी खटकाए बगैर मत आए। औरतें इजी बैठी होती हैं, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। आप सब अचानक आ गए तो अब बेचारी सारी औरतें डिस्टर्ब होकर दुपट्टे दुरुस्त करने लगी। उम्मीद है आइंदा ख्याल रखेंगे। बाबा साईं खज्जल होकर सर खुजाने लगा। सबको जैसे शाम सूंघ गया। किसी ने कभी इनसे इस लहजे में बात ना की थी। बादल गुस्से से मिट्टियाँ भींचने लगा, खौफनाक नज़रों से इसे देखने लगा। हमशा को कुछ एहसास हुआ, जल्दी से बोली, सॉरी सर मैंने शायद कुछ ज़्यादा कह दिया। वो इसे देखकर बोले, कोई गल नहीं छोड़ी। ये कहकर वो शर्मिंदा से बाहर निकल गए। चचा ने कहा, बेटी तुमने बात बिल्कुल सही की है। छोटी आपा जो कोने में बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और माँ और भाभीियों का इसके साथ खुश होना इसे जला रहा था, वो सबसे लाडली थी। माँ इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। इसके पास बड़ी आपा बैठी चाय पी रही थी। छोटी आपा ने गुस्से से कहा, ओए लड़की तुम हमारे बाबा साईं को जानती नहीं हो। वो इस घर के बादशाह हैं, जैसे मर्जी रहें। तुम कौन होती हो इनको सबक पढ़ाने वाली? गुफ्ताए हुए लहजे में बोली, ये बादल साहिबी किसको ले आया? इसे तो फ़ौरन नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये अपनी औकात से ज़्यादा बोल रही है। सुनो लड़की, तुम इस घर की मुलाजमा हो। शुक्र करो कि हमारे घर वालों ने तुम्हें इज्जत से अपने साथ बिठाया हुआ है। ये तुम्हारा घर नहीं है कि इधर तुम्हारे कानून चलेंगे। इधर तुम्हारा कानून चलेगा, समझी? आइंदा अपनी औकात ना भूलना। हम तो मुलाजमों को मुँह लगाना भी पसंद नहीं करते। इस घर के किसी मुलाजिम की इतनी ज़रूरत नहीं कि हमसे फालतू बात भी कर सके। बड़ी आपा नागवारी से बोली, छोटी चुप कर ना बात बढ़ा। इसने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। वो बहन को गुस्से से देखकर बोली, बड़ी आपा से इसे अगर आज वक्त औकात याद ना दिलाई तो ये सर पर चढ़ जाएगी। पाँव की जुत्ती पाँव में ही अच्छी लगती है, इसे सर पर नहीं रखा जाता। ये कहकर वो गुस्से से बाहर निकल गई। सब मर्द और औरतें हमशा को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर दुख की परछाइयाँ थी, मगर वो हौसले से बोली, इसने अपनी सोच के मुताबिक बात की थी। चचा ने कहा, तीरानी इसकी बातों का बुरा नाम मनाना।
तुम एक रहमत बनकर इस घर में आई हो। हम लोगों का ख्याल ही ना रहा कि बच्चों के फाइनल पेपर्स हैं। अब तो 1000 से ऊपर कार्ड्स भी छप चुके हैं। तुम इस घर में अच्छी तरीके से रहो, ये तुम्हारा भी घर है। ये छोटी छोरी भी बस ज़रा अथरी है, सबकी लाडली है, तो इसकी बातों का बुरा ना मनाना। फिर वो बाजिल की माँ से बोले, ऊपर जाइए इस छोरी का ख्याल रखना, ऊपर जाइए इस छोरी का ख्याल रखना। ये हमारे बच्चों की उस्तानी है, उस्ताद इज़्ज़त वाला होता है। चल छोरी शाबाश, तू आज से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे, बच्चों के पास टाइम कम है। वो एक लंबा सांस खींचकर बोली, जी मुझे एहसास है, लेकिन आप लोग सारे बच्चों को 10 बजे तक मेरे पास भेज दिया करना। 2-3 बजे तक इनको पढ़ाऊँगी, दरमियान में थोड़ी देर की ब्रेक होगी, इस दौरान हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर शाम को दोबारा पढ़ाया करूँगी। वो बोले, शाबाश पुत्री, तू तो बहुत मेहनती कुड़ी है। हम तो समझे थे घंटा भर पढ़ाएगी। पहली उस्तानी तो घंटा भर पढ़ा कर चली जाती थी। चलो सब घर की औरतें अपने अपने बच्चों को तैयार करो। ये कहकर वो बाहर निकल गई। बाबा साहिब बरामदे में बैठे हुक्के के लंबे लंबे कश ले रहे थे, साथ साथ गहरी सोच में गुम थे। वो सोच रहे थे कि वो तो अपने आप को इस घर का बादशाह समझते, इस घर पर इनका हुक्म चलता था। सारे ख़ानदान में इनका रौब और दबदबे की धाक बैठी हुई थी। कोई इनसे ऊंची आवाज़ में बात करने की जुर्रत नहीं करता था। एक मामूली मुलाजमा ने आज कैसे बड़े आराम से इसकी सबके सामने बेइज्जती कर दी, और वो कितनी बेबसी महसूस कर रहे थे, कुछ भी ना बोल सके, इससे मजबूर थे। किसी इंसान की अगर सबके सामने बेइज्जती हो तो इसे कितनी शर्मिंदगी, कितनी शर्मसारी महसूस होती है, इस बात का अंदाज़ा इन्हें आज हुआ था। वो तो जब चाहे मुलाजमों की बुरी तरह बेइज्जती कर देते थे। आज इनको इनके आंसू भी नज़र आ गए और दुख भरा चेहरा भी। काश इन्हें इस बात का पहले एहसास हो जाता तो वो कभी किसी की दिल आज़ारी ना करते। उन्होंने दिल में अहद कर लिया, वह कभी किसी को जलील नहीं करेंगे। इतने में बाजिल के चचा इनके पास आकर बैठ गए। बाबा साई ने हुक्के का कश लगाते हुए पूछा, तो वीर बच्चों को कह दिया है पढ़ने का? वो बोले, जी बड़े साई। फिर कुछ सोचते हुए चचा बोले, वैसे बड़े साई लगता है ये नई उस्तानी हमारे बच्चों को संभाल लेगी। बाजिल गुस्से से इधर से गुजर रहा था। बाबा साई ने आवाज़ देकर बुलाया। वो शर्मिंदा सा सर झुकाकर बोला, बाबा साई माफ़ करना, मैं इस टीचर को इसकी औकात याद दिला दूंगा। वो जल्दी से हुक्का पड़े रखते हुए बोले, ना पुत्र ना ना, ऐसा ना करना, मुश्किल से एक अच्छी समझदार उस्तानी मिली है बच्चों को। बाजिल ने कहा, इसने आपके साथ बदतमीजी। बाबा साई जल्दी से बोले, और रहन दे पुत्र, इसने कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि एक अच्छी बात का शोर उजागर किया है। हम घर के बादशाह बने फिरते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारी बेचारी औरतें कहाँ जाती हैं। इन्हें घर में तो कम से कम आज़ादी से रहने की इजाज़त मिलनी चाहिए ना। हम जब चाहें सारे घर में मज़े से घूम फिर रहे होते हैं। अब हमें एहतियात करनी चाहिए ताकि वो भी संभल सका करें। हम तो इनको देखते ही डांटना शुरू कर देते हैं, तुम लोगों के सर से दुपट्टा क्यों उतरा? हम मुलाजमों को तो जनाने में जाने नहीं देते जब तक कोई काम ना हो। फिर औरतों को हर वक्त रोक टोक नहीं करनी चाहिए। चचा बोले, बड़े सही, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं भी घर में यही असूल रखूँगा। बाजिल दिल में इनकी बातों से हैरान हो रहा था। वो समझ रहा था कि बाबा साई तो इसे घर से निकालने का हुक्म देंगे, मगर ये तो उल्टा इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। चचा ने छोटी की सारी बात इन्हें बताई। वो अफसोस करते हुए बोले, ये छोटी भी लाड में बहुत बदतमीज़ हो गई है, अब इसके लाड पर बंद बांधना चाहिए। बाजिल को छोटी आपा की बातों से दुख पहुंचा, मगर फिर भी इसे हमसा पर शदीद गुस्सा था कि इसने बाबा साईं की बेइज्जती सबके सामने की। वो गुस्से से बड़ा कमरे में पहुंचा। हमसा अलमारी में चीज़ें सेट करके रख रही थी। इसने आते ही इसे बाजू से गुस्से से पकड़कर सीधा किया और इसके बालों को ज़ोर से पकड़कर इंतहाई गुस्से से बोला, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बाबा साईं की इंसल्ट करने की? वो दर्द से चिल्लाकर बोली, जंगली इंसान, छोड़ो मेरे बाल। इसकी आंखें आंसू से छलकने लगीं। बाजिल ने जब इसकी आंखों में आंसू देखा तो एकदम नरम पड़ते हुए इसे बेड पर पटकते हुए बोला, अगर कोई और ऐसी जुर्रत करता तो इस वक्त मेरे हाथों मर चुका होता। तुम्हें बाबा साईं ने कुछ ना कहा और ना ही माइंड किया, वरना
दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए बोली, तुम जंगलियों को मार धाड़ और कत्ल गारत के अलावा आता ही क्या है? बकवास बंद करो और चलो बाबा साई से माफ़ी मांगने। और ख़बरदार दोबारा कभी किस बात का सोचा भी तो मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगा, समझी? वो भी तुर्की बा तुर्की जवाब देते हुए नफ़रत से बोली, इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं जल्द तुमसे खुला ले लूँगी। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बस ज़रा मेरे ताया जान का गुस्सा कम हो जाए। इतने में दरवाज़ा खटका और वो इसे बोला, तुम छुप जाओ, हमें कोई एक साथ देख ना ले। वो तंजी अंदाज में बोली, अगवा करते ख्याल नहीं आया? दरवाज़ा फिर बजा। बाजी ने इसे घूरकर जाने का कहा। वो बोली, ये मेरा कमरा है, तुम छुपो। मैं खोलने लगी दरवाज़ा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाजी जल्दी से स्टोर रूम में चला गया। जब हमशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने छोटी आपा खड़ी थी। इसने इसे डांटते हुए कहा कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई और लॉक क्यों किया हुआ था? हमशा जो पहले ही गम और गुस्से में बड़ी हुई थी, फिर छोटी आपा की वो जिल्लत भरी बातें भी याद आ गई। हमशा ने कहा कि ये मेरा कमरा है और आप जैसे लोगों के लिए ही कुंडी लगाई हुई थी जो हर किसी के कमरे में मुंह उठाकर चल फिरते हैं। बड़ी आपा भी इतने में आ गई और हल्का सा बजाकर खिला देकर अंदर आ गई। छोटी आपा ने तंजिया कहा, खूब तो ये तुम्हारा कमरा है, फिक्र ना करो, मेरे भाई बादल साई की जल्द शादी होने वाली है और तुम भी शादी तक ही इधर हो, फिर देखना वो कैसे तुम्हें इस घर से निकालती है। वैसे लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं आती, बेइज्जती करवाने की आदत है। हमशा ने गुस्से से जवाब दिया, देखे मोहतरमा, मेरे पास आपकी बातों के ढेरों जवाब है, मगर मैं इनको खुद देखकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। आप तो ठहरी हर वक्त फारिग और निकम्मी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेहरबानी होगी आप मेरा वक्त बर्बाद करने ना आया करें, शादी अभी दूर है, आप पहले ही मेके आकर ना बैठ जाएं, अपने घर जाकर रहें। वो गुस्से से बोली, ये मेरे बाबा साई का घर है, मैं जब मर्जी आऊँ जाऊँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? हमशा ने कहा, ये जो साये की तरह भूत बनकर मेरे पीछे आ जाती हैं, इससे मुझे तकलीफ़ है। वो कुछ बोलने लगी तो बड़ी आपा ने छोटी बहन से कहा, छोटी क्यों हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती हो, क्यों बात बढ़ा रही है? चल मेरे साथ। छोटी का बाजू पकड़कर बड़ी आपा इसे बाहर ले गई। बाहर से गुजरी थी कि बाबा साई ने आवाज़ देकर बुलाया और वजह पूछी कि मूड क्यों ख़राब है। बड़ी आपा ने सारी तफसील बात बता दी। बाबा साई ने एक लंबा हुक्के का कच लिया और समझाने वाले अंदाज में बोले, देख पुत्री, तेरे छोटे लाडले वीर की शादी है और तू ज़रा सब्र से काम ले, खामखा इससे ना उलझ। इसने कौन सा सारी ज़िंदगी इधर ही रहना है? अभी वो हमारे बच्चे को पढ़ाने आई है और हमें इसकी ज़रूरत है। जब ज़रूरत ना रही तो इसे निकाल देंगे। इतने में बाजिल भी आ गया। बाजिल ने भी बाबा साई की बात सुनी। बाबा साई ने बाजिल से पूछा, क्यों पुत्र, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बाजिल ने जवाब ना दिया और गर्दन झुका ली। चचा बोले, अरे पुत्री, तेरा और इसका क्या मुकाबला, तू खामखा अपनी जान जला रही है। ये सुनकर उसने ठंडी सांस भरी और उठकर चल दी। बड़ी आपा माँ के पास बैठी बड़े दुख से माँ से गिला कर रही थी कि अम्मा, आप भी तो इस शादी को रोक सकती थी ना। आपकी भांजी जो है, भला चांद जैसे बेटे के साथ वो काली कलोटी भैंस, ऊपर से 6 साल बड़ी भी है, से शादी करवानी थी। आखिर आप सबको हो क्या गया है? पहले बादल साई मान नहीं रहा था, फिर बाबा साई ने समझाया तो फ़ौरन मान गया। अगर बाबा साई को भाई की मरवत में रिश्ता करने पड़ रहा था तो बादल साई का नाम लगा देते कि वो नहीं मान रहा, उल्टा इसे ही मना लिया। बड़ी आपा, आप अब बस भाई की शादी की खुशी मनाएं। बड़ी आपा रोंदी हुई आवाज़ में बोली, कैसी खुशी मनाऊं? तुम अपने फ़ायदे के लिए भाई को कुर्बानी का बकरा बना रही हो कि ससुराल में तुम्हारे कदम मजबूत हो जाए। इतने अरसे से बच्चा भी नहीं हो रहा, वट्टे सट्टे की शादी हो और तुम्हें कोई कुछ ना कह सके। बाबा साईं भी तुम्हारी मोहब्बत में बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। तुम तो शुरू से ही ज़िद्दी और अपनी मनमानी करने वाली रही हो। बाबा साईं जो तुम्हारे बहुत लाड उठाते हैं ना, शुक्र है कि वो बच गए, वरना तुमने तो इनके मुंह पर कालक मल देनी थी। वो स्कूल टीचर शरीफ और समझदार था जिस पर तुम फिदा थी, वो तुम्हारे जाल में ना फंसा, वरना तुमने तो बहुत कोशिश की थी, धमकियां दी थी, मगर वो काबू में ना आया और वालिदैन को लेकर शहर से निकल गया। वो बोली, आपा तुमने ही इसे गांव से भगवाया था। बड़ी आपा रसानियत से बोली,
मैं क्या करती, मैंने पूछा तुम मेरी बहन से प्यार करते हो तो जानती हो उसने क्या कहा था। वो बचपन से ही इधर पला बढ़ा था, तुम्हें खूब जानता था। वो कहता है कि वो इसके खर्चे पूरे नहीं कर सकता, इसे ऐसी बीवी चाहिए जो इसके घर को संभाले, इसके वालिदैन का ख्याल रखे, क्योंकि वालिदैन ही इसके लिए सब कुछ थे। वो इकलौता था, ना कि ऐसी बीवी चाहिए जिसके पीछे मेरे वालिदैन कुर्सी लिए फिरते रहें। हाँ, मैंने इसे शहर भेजने में इसकी मदद की, क्योंकि तेरी शादी की तारीख फिक्स हो चुकी थी, तू भागने का सोच रही थी। वो बड़ी आपा को खशमगीन निगाहों से देखते हुए बोली, तो मैं क्या करती, मुझे शहर में शादी करने का शौक़ था। मैं खूबसूरत थी, भला मेरा चाह और मेरे काबिल था क्या? बोंगा और सीधा सादा सा। बड़ी आपा ने समझाने वाले अंदाज में कहा, देख छोटी, तू जिस तरह ज़िद्दी और हट धर्म है, अगर इस सीधे सादे की जगह कोई और होता तो कब का तू उधर कर बैठी होती। शुक्र कर इतना शरीफ और सीधा सादा मियाँ मिला है जो तेरे आगे पीछे फिरता है, इसकी कदर किया कर। इतने साल हो गए, बच्चा भी नहीं है, और वो और चचा साई तुझे कुछ नहीं कहते, हालांकि वो इनका इकलौता बेटा है, इन्हें भी वारिस चाहिए। छोटी गरूर से बोली, इसीलिए तो अपने शहजाद भाई का रिश्ता नंद से करवा रही हूँ। दो ही तो बहन भाई हैं और अकेले जायदाद के वारिस। बड़ी आपा ठंडी सांस भर के बोली, तुझे समझाना मुश्किल है। बाबा साईं बैठे सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है बेटे की शादी का। इनको वो वक्त याद आ गया जब छोटी बेटी झूले पर से गिरकर जख्मी हो गई थी, तो वो इसे शहर डॉक्टर के पास इलाज के लिए लाए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बताया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। उन्होंने ये बात सबसे छुपाई थी क्योंकि ख़ानदान में कोई इसका रिश्ता लेने को तैयार ना था कि वो ज़िद्दी और अकड़ू मजाज की है। तब इन्होंने भाई और सबसे ये बात छुपा ली थी और भाई से इसकी शादी की बात की कि वो अपने बेटे के लिए इसे अपना लें। साथ ये लालच दिया कि इनकी बेटी का रिश्ता अपने बादल साई के लिए कर लेगा। भाई इस सच्चाई से लाइलन था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। भाई ने रिश्ता मंजूर कर लिया और खूब धूमधाम से शादी की गई। बादल इस रिश्ते के लिए मान नहीं रहा था। तब बाबा साई ने पहली मर्तबा इल्तिजा की कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो अपनी बहन का सुहाग बचाने के लिए तुझे ये शादी करनी पड़ेगी, वरना वो उजड़ जाएगी। बाजिल ने कहा, ठीक है, फिर वो हमेशा आप लोगों के साथ गांव में रहेगी और मैं गांव में नहीं रहना चाहता। शहर में मैंने कारोबार शुरू किया और घर लेना चाहता हूँ और शहर में रहूँगा और किसी शहरी लड़की से शादी करके इसे गाँव में रखूँगा। मैं वादा करता हूँ गाँव वाली बीवी के हकूक़ फ़राइज़ पूरे करने में कोई कोताही नहीं बरतूँगा इंशाल्लाह। बाबा साई ने इसकी शर्त मान ली। बाजिल ने कहा, वो ये शादी सिर्फ बहन के लिए कर रहा है। वो खुश हो गए। चचा साई को यकीन था कि वो बेटे को ज़रूर मना लेंगे, वो इसकी जायदाद को हाथ से जाने नहीं देंगे। आपा और छोटी दोनों बातें कर रही थी कि इन्हें लगा जैसे बाहर किसी ने इनकी बातें सुन ली हैं। छोटी तेज़ी से बाहर आई। दोनों बाहर आई तो बिल्ली गुजर रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। दोनों बाबा साईं के पास आई तो वो और चचा इनके दूसरे भाई बैठे कार्डों पर सबके नाम वगैरह लिख रहे थे। बाबा साईं ने सीधा उठकर बैठते हुए कहा, कार्ड्स बांटने का काम आज से ही शुरू कर दो। इतने सारे काम और भी पड़े हुए हैं। क्या काम कुछ मुकम्मल हुए हैं? आखिर हमारे सबके लाडले और आखिरी शहजादे की शादी है। ऐसी धूमधाम से करूँगा कि दुनिया देखेगी। बस इस कोरोना की वजह से मसले बढ़ गए हैं। चचा बोले, अब तो काफ़ी काम हो गया। हमशा वहाँ से गुजर रही थी कि इतने में बाजिल भी वहाँ आ गया। बाजिल आकर सलाम करके बैठ गया। बाबा साईं ने हमशा को आवाज़ दी। वो पास आई तो पास खड़ी मुलाजमा से बोली, उस्तानी को कुर्सी ला दे। इसने कुर्सी ला दी। वो एक नज़र बाजिल को देखकर शुक्रिया कहकर बैठ गई। बाजिल स्पोर्ट चेहरे से इसे ही देखी जा रहा था। बाबा साईं बोले, देख छोरी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तूने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है। हम चाहते हैं कि तू पक्की इधर ही रहे। तू सियानी कुड़ी है। इतने में छोटी आपा और बड़ी आपा भी आ गई और पास पड़ी चारपाई पर बैठ गई। बाबा साईं ने एक नज़र इनको देखकर गुफ्तगू जारी रखते हुए बोले, सुन छोरी, तू शादी के लिए हमारे घर की औरतों के साथ जाकर शॉपिंग कर और अपने लिए भी कर लेना। जेवर कपड़े सब खरीद लेना। छोटी आपा गुस्से से बोली, बाबा साईं, हम क्या मर गए हैं? आप घर के मुलाजिम अपनी पसंद से हमें पहनाएंगे। बाबा साईं ने इसे खशमगी निगाहों से देखा और बोले, सुन पुत्री, तूने वादा किया था कि भाई की शादी वाली ज़िद के अलावा और कोई ज़िद नहीं करेंगी और हमने तेरी ख्वाहिश पूरी की। और अब तू रंग में भंग ना डाल। हम जो कह रहे हैं खुद सोच समझ कर कह रहे हैं। ये जो उस्तानी छोड़ी है, एक तो ये समझ तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सियानी और शहरी भी है। इसको शहर की दुकानों वगैरह का ज़्यादा पता होगा। ये साथ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। बाजिल जल्दी से बोला, माजरत बाबा साईं, छोटी आपा ठीक कह रही है। इसकी तरफ गुस्से से देखकर बोला, मुलाजमों को मुलाजमों की जगह पर रहने दे।
वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा कपड़े लत्ते जेवरात और बहुत से लोगों को बुलाने के हक़ में नहीं हूँ। इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है, वही पैसा मैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने में लगा सकता हूँ। बाबा सही बोले, लोग क्या कहेंगे, बरादरी वाले बातें बनाएंगे। बादल गुस्से से बोला, हमें किसी की बातों की परवाह नहीं। चंद दिन सोचा कर पैसा उल्टा के लोग खा पी कर डकार मार कर चलते बनेंगे, कोई कितनी देर वाह वाह करता रहेगा। चाचा सही बोले, वैसे पुत्र सही कह रहा है, हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। पहले ही कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में कारोबार की में कमी आई है। बाजिल साई ने साफ मना करते हुए कहा कि खानदान के सिर्फ करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे, कोई मेहंदी कोई ढोलकी कुछ नहीं होगा, सिर्फ घर में सादगी से निकाह और अगले दिन वलीमा, बस कोई कार्ड ना भेजे। जाना आना वक्त का ज़िया है, सबको फ़ोन कर दे, किसी ने नहीं आना है तो आए, कोई नाराज़गी दिखाता है तो घर बैठा रहे, किसी को मनाने और नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं, बस सादगी से इस काम को सर अंजाम दें। कोई आतिशबाजी और फायरिंग वगैरह नहीं होगी। अगर किसी ने मेरी बात को फॉलो ना किया तो शहर वाले घर में शादी छोड़कर चला जाऊंगा। चचा घबराते हुए जल्दी से बोले, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी के ऐन मुताबिक होगा। अब जाओ सब अपने का काम करो, अपने हिस्से का काम करो, वक्त काम है। छोटी तुम मेरी बात सुनकर जाना। बड़ी आपा उठकर साथ वाले कमरे में किसी काम से गई। बाबा साई ने जब छोटी को वो बात बताई कि जब इसे झूला लगा था तो ऑपरेशन के बाद तुम माँ बनने के काबिल नहीं रही, मगर ख़ानदान वाले तेरी ज़िद्दी आदतों की वजह से तेरा रिश्ता नहीं लेते थे, मगर मैं तुझे बदनामी से बचाने के लिए लोग बातें ना बनाए कि इसकी शादी ना हुई। मैंने तेरे चचा साई से तेरा रिश्ता लेने की बात की तो इसने झट तेरे भाई बाजिल साई के लिए अपनी बेटी का रिश्ता पेश कर दिया। मैंने सिर्फ तेरी सच्चाई नहीं बताई कि तू कभी माँ नहीं बन सकती। मुबादा वो तेरा रिश्ता लेने से इनकार ना कर दे, क्योंकि इसका एक ही बेटा, कौन अपनी नस्ल नहीं बढ़ाना चाहता है। मैंने सोचा चलो तेरा रिश्ता तो पक्का कर देता हूँ बादल साई के लिए, बाद में ये बहाना बनाकर इनकार कर दूंगा कि पुत्र नहीं मानता, मगर तूने जिद करके भाई को फंसा दिया। और तेरे भाई को जब सारी सच्चाई का इल्म हुआ तो इसने बहन की खातिर हाँ कर दी। साथ इसने शर्त रखी कि वो इसे गाँव में ही हमारे पास रखेगा, खुद शहर वाली कोठी में रहेगा। मैंने मजबूरन इसकी शर्त मान ली। जानता हूँ कि इसका गांव में दिल नहीं लगता, शहर में रहकर अपने कारोबार को फ़रोग़ देना चाहता है। तेरे चचा साई को बादल साई की शर्तों पर कोई इतराज़ नहीं है। छोटी रोने लगी। बड़ी आपा जिसने सारी गुफ्तगू सुननी थी वो भी आंखों में आंसुओं की बरसात लिए जल्दी से आई और कमरे में ले जाकर बोली, छोटी ना रो, कोई देख लेगा। किस्मत को तेरा माँ बनना मंजूर ना था, हौसला कर, मेरे बच्चों में से जो बच्चा जब चाहिए ले लेना। अब चल अम्मा जी के पास चलते हैं, वो ढूंढ रही होंगी। फिर तूने अपने घर वापस भी जाना, इधर भी अपने घर को देख सुन। छोटी आपा की रो रो कर हिचकी बंद गई। चचा साई आए और पूछने लगे कि मैं घर जा रहा हूँ, बहू किधर है, साथ ले जाता हूँ, इसका शोहर तो शादी के कामों में मसरूफ़ है। छोटी आपा ने रोते हुए कहा कि चचा साई को कह दें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती। अम्मा ने समझाया, ती रानी तो इधर जाकर लेट जाना, सब घर में तेरी सास सुतर और नंद के अलावा कौन है, उधर काफ़ी लोग हैं, इधर बातें बनाएंगे कि बहू चली गई। तू इधर करती क्या है, वो तुझसे कोई काम नहीं करवाते, पर तेरी मौजूदगी इनके लिए इज्जत का बायस बनी रही। मगर छोटी आपा ने किसी की ना मानी और तेरी तबीयत खराबी का बहाना बनाकर मुंह लपेट कर लेट गई। चचा साई दिल में इसके रवैये से सुर्दगी होकर चल पड़े। चचा साई घर पहुंचे तो इनकी बीवी ने बहू का पूछा बेटा भी खड़ा मुंतज़िर नज़रों से देखने लगा। चचा साई दुखी लहजे में बोले, उसने कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। चची ने कोसना शुरू कर दिया कि इसे हमारी इज्जत का कोई पास नहीं है, बस अपनी मनमानी हर वक्त चाहती है। हमचा के घर वाले ताया, दादा और दादी बहुत दुखी और परेशान थे। इन लोगों को हमचा से ये उम्मीद बिल्कुल ना थी। ताया इस पर फ़ख्र करते थे और इसे अपना गुरूर कहते थे। वो ताया के ख्वाब पूरे कर रही थी। इसने आला तालीम हासिल करके ताया की ख्वाहिश को पूरा किया था, जबकि इनकी बेटियां माँ की तरफदारी करती थी। दादी अपनी भांजी की मोहब्बत में डूबी हुई थी, क्योंकि हमचा का ताया आला तालीम याफ्ता और अच्छे ओहदे पर फाइज था। इनकी माँ को अपनी भांजी का लालच था, क्योंकि बहन अपनी छोटे कद वाली और कम पढ़ी लिखी बेटी का रिश्ता देना चाहती थी। बहन पैसे वाली भी थी और जहेज भी खूब मिलना था। बेटे के लाख एहतजाज के बावजूद उन्होंने बेटे की एक ना सुनी और शोहर भी शरीफ और बीवी से
और बीवी से दबता था। हमशा के ताया की शादी हो गई, इनकी 2 बेटियां पैदा हुई। अब हमशा की ताई को बेटा ना होने की ज़्यादा फिक्र थी। इसने सास को मक्खन लगा कर मुट्ठी में किया हुआ था। हमशा के ताया माँ से डरते भी थे। हमशा के वालिदैन दुबई सेटल थे। हमशा जब 14 साल की थी तो इसके वालिदैन ने पाकिस्तान मुस्तकिल सुकूनियत इख्तियार करने का फैसला किया। उन्होंने हमशा की सरपरस्ती ताया के हवाले कर दी। ताया ने हमशा के वालिद के पैसे से नौकरी के साथ बिजनेस शुरू किया जो अच्छा चलने लगा। हमशा को पाकिस्तान में तालीम शुरू करवा दी गई। इसने तालीम के मैदान में अपनी मेहनत और लगन से आला डिग्री हासिल कर ली। ताया तालीम की बहुत कदर करते थे। इनकी बेटियां माँ की तरह तालीम से दूर भागती थी। दोनों 12-13 क्लासों के बाद घर बैठ गई। माँ ने भी हौसला अफजाई की। वो सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती, कोई काम ना करती। जबकि हमशा ने तालीम हासिल करके ताया के दिल में जगह भी बना ली थी। इसके वालिदैन की वफात के बाद ताया इस पर खसूसी तवज्जो देने लगे। वो बात बात पर सबको जितलाते थे कि ये बिजनेस हमशा के वालिदैन के पैसों का है। वो हमशा की हर ख्वाहिश पूरी करते, इसे खुली पॉकेट मनी देते। हमशा किसी से दबकर ना रहती। इससे ताया और दादा दादी की फुल सपोर्ट हासिल थी। ताई और इनकी बेटियां हमेशा से हसद करती। हमशा किसी को खातिर में ना लाती। इसकी ताया की बेटियों से कोई दोस्ती ना थी। ताई ताया के सामने इसे कुछ ना कहती, मगर अकेले में इसे खूब कोसने देती। हमशा इनके कोसने को खातिर में ना लाती और कभी ताया को शिकायत लगा देती। हमशा दिल की बहुत रहम दिल थी। ताया के ऑफिस का मुलाजिम दादी की डिमांड पर फुल टाइम मुलाजमा लेकर आया, जिसका बच्चा भी होने वाला था। वो मुलाजमा यास्मीन को छोड़कर ये कहकर गया कि अभी गाँव में कुछ ज़रूरी काम निपटा कर वापस आएगा। इसके जाते ही 2 दिन बाद इसके शौहर किसी हादसे का शिकार होकर फौत हो गया। ताया मुलाजमा यास्मीन को तसल्ली देते हुए गाँव साथ ले गए और रात को इसके साथ ही वापस आ गए। उन्होंने हमशा की दादी को बताया कि इसका ना ससुराल है ना ही मेका में कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद है, बाकी इसकी जिम्मेदारी को उठाने को तैयार नहीं, इसलिए मैं इसे साथ ले आया हूँ। ये आपकी खिदमत करेगी। दादी ने ओके कर दिया। हमशा को पहले दिन से ही वो बहुत भाग गई थी और इससे दोस्ती हो चुकी थी। हमशा ने इसे अपने साथ वाले स्टोर रूम में रहने की ऑफ़र दी। हमशा के ही कहने पर इसका बच्चा अच्छे हॉस्पिटल में पैदा हुआ। ताई बहुत कोसती, मगर हमशा किसी की ना सुनती। हमशा ने सबको ये कहकर मुंह बंद करवा दिया कि वो अपने वालिदैन के पैसे लगा रही है, किसी को मेरे मामलात में बोलने का कोई हक नहीं। हमशा को इस बच्चे से भी बहुत लगाव था। बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ था, इसलिए यास्मीन ने जल्द ही काम काज संभाल लिया। दादी की बहुत खिदमत करती। दादी इससे खुश थी। ताई को काम की सहूलत मिलने लगी। यास्मीन दबी दबी रहती, सबकी खिदमत करती। हमशा ने इसके बच्चे को 3 साल की उम्र में ही अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो खुद इसे पढ़ाती, इंग्लिश बोलती। कोई इस बच्चे को देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये मुलाजमा का बच्चा है। यास्मीन हमशा की शुक्रगुजार रहती। ताया ने एक दिन सबको बुलाकर ये खुशखबरी सुनाई कि यास्मीन के शौहर की जायदाद यास्मीन के कहने पर फरोख्त कर दिया और बहुत अच्छी कीमत मिली है। उन्होंने हमशा को इसके नाम का अकाउंट वगैरह समझाकर बताया कि वो इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। यास्मीन ने कहा, हमशा बीबी आप मुझे तरीका सिखा देना। अब मैं अपने बेटे की तालीम का खर्चा खुद उठाऊंगी और सारा पैसा इसकी तालीम पर खर्च करूंगी। आप लोगों से इल्तिजा है कि मुझे इसी घर में जगह देकर मुझे बेसहारा पर एहसान कर दे। दादी जिनको इससे बहुत फ़ायदा मिलते थे झट बोली, ठीक है। हमशा ने कहा, चलो ठीक है। हमशा ने इसे मुबारकबाद दी। बाकी किसी ने लिफ्ट ना कराई। इसके बच्चे को सिवाय हमशा के कोई लिफ्ट ना कराता। हमशा के डर से इसे कोई डांट नहीं सकता था। वो बहुत क्यूट सा बच्चा था, बहुत सुलझा हुआ। हमशा इसके साथ खेलती। वो हमशा से काफ़ी मायूस था। हमशा इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। इसके खिलौने कपड़े वगैरह ख़रीद कर लाती। हम साथ में यास्मीन की ज़रूरियात का भी ख्याल रखती। अपने साथ इसके कपड़े वगैरह भी लेकर आती और इसे हर वक्त दुआएं देती। ताई हमशा को कोसने देती तो हमशा मजाक उड़ाते हुए कहती, ताई की तारीफ़ का अंदाज़ ही निराला है। ताई हर वक्त मेरी तारीफ़ करती रहती हैं, बल्कि दिल में भी तारीफ़ों के पुल बांधती रहती हैं। ताई गुस्से में कहती, बहुत सरपरी लड़की है। मुझे जो इसे किसी बात से फ़र्क पड़ता हो। ताई ने अपनी बड़ी बेटी की शादी जल्द ही अपने भाई के बेटे से कर दी। ताया को हमशा की शादी की भी फिक्र थी, मगर हमशा ने साफ कह दिया कि वो तालीम मुकम्मल करने से पहले हरगिज़ शादी ना करेगी। वो अपने कमरे में किसी को दखल अंदाजी ना करने देती, ना ही किसी को आने देती। कोई इसके रूम में दाखिल होने की जरूरत ना करता, ना ही इसके कोई किसी चीज़ को छेड़ता। वो यास्मीन के बच्चे को भी पढ़ाने के अलावा फालतू ना रुकने देती। यास्मीन को यास्मीन बाजी कहकर इज्जत से आप कहकर मुखातिब करती, बाकी इसको इज्जत ना देते। ताई इस पर रोब झाड़ती थी। ताया ताई के डर से इसे ना बुलाते। ताई इसके शौहर के मरने के बाद शकी मिजाजी हो गई थी।
वो यास्मीन को ताया से दूर रखने की कोशिश करती थी। वो बेचारी भी एहतियात करती। ताई ने यास्मीन से कहा, तुम कहो तो मैं किसी मुनासिब इंसान से तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। मगर यास्मीन ने रोते हुए इल्तिजा की कि वो अपने बेटे के लिए जी रही है, इसके सर पर सौतेले बाप का जुल्म का साया नहीं डालना चाहती। वो इसे पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाना चाहती है। ताया ने ताई को समझाया कि इसकी शादी करके कि वो अपने आप को इस घर को मुसीबत में डालना चाहती है। इसके बच्चे का मुस्तकबिल भी ख़राब हो जाएगा। सौतेला बाप इसकी तालीम पर रकम खर्च करने देगा। हमसा की दादी को अपने सुख जाते नजर आए। उन्होंने बहू को समझाया, बेवकूफ़ी ना का शुक्र कर, वो शादी नहीं कर रही, वरना ऐसी मुलाजमा दोबारा मिलेगी हमें। ताई एक लंबा सांस भरकर बोली, ठीक है। हमसा ने भी यास्मीन की फेवर लेते हुए कहा, अब कोई इस घर में इससे शादी की बात नहीं करेगा। यास्मीन मशहूर होते हुए रोते रोते बोली, हमसा बीबी, आपका मुझे इस घर में बहुत सहारा है। आप मेरे लिए अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपके नसीब अच्छे करें। हमसा ने इसे प्यार से गले में बाहें डालते हुए कहा, आप इस घर के हर फर्द के लिए रहमत है। वो मुस्कुराने लगी। ताई को बेवा होने के बाद अब वो खटकने लगी थी। एक तो वो खुश शक्ल थी, दूसरी जवान थी। ताई ने सोचा, वैसे तो कोई अपने सुख के लिए इसे घर से नहीं निकालेगा, बेहतर है इसका जीना दोबर कर दूँ कि तंग आकर वो खुद ही चली जाती। जहाँ मौका मिलता है इसका जीना दोबर कर देती। हमसा के सामने ज़रा एहतियात करती। हमसा को कभी से डांटने की बात आ जाती तो वो ताई को सुनाने की चल पड़ती। यास्मीन अक्सर छुप छुप कर रोती, क्योंकि अब ताई इसके बच्चे को भी सताने लगी थी। इसकी चुटकी काट देती, इसे मार जाती। वो रोता हुआ माँ को शिकायत लगाता, वो रोते हुए गले लगा लेती। एक दिन हमसा ने देख ली। इसने ताई से कहा, आपको अल्लाह ताला का कोई खौफ नहीं है? एक मासूम बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये ना हो आपको इन माँ बेटे की आह लग जाए। वो रोनियत से बोली, तुमने इस 2 टके की मुलाजमा को घर का फर्द बनाकर रखा हुआ है, इसे इसकी औकात में रहने दो। मेरे नज़दीक इसकी इज्जत इसे एक जुती के बराबर है। फिर इसे कोसते हुए बोली, तुम अपनी औकात कभी ना बोलना, समझी? घर वाले बेशक तुम्हें घर का फर्द बनाकर रखे, तुम इस घर में एक मुलाजमा की हैसियत से ही रहोगी। तुम्हारा रतबा कोई बढ़ नहीं जाना। तुम बेटे को बेशक आला तालीम दिलाती रहो, इस घर में मुलाजमा का बेटा ही कहलाएगा। इस मुकाम पर पढ़ लिख कर भर नहीं जाता। वो आंखों में आंसू लिए चली गई। इसका बेटा 12 साल का हो चुका था। अब वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और सुलझा हुआ था। वो अब ताई से दूर रहता। जब वो इसकी माँ को डांटती तो वो गुस्से में कहता, मामा मुझे ये अच्छी नहीं लगती, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। माँ इसे डांटती कि ऐसे किसी को बुरा नहीं कहता, बुरी बात है, और इधर से जाने को कभी मत सोचना। इनकी वजह से तुम अच्छी तालीम हासिल कर रहे हो, वरना हम अकेले नहीं रह सकते, ना हम सारे खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं। ये इन लोगों का एहसान है कि हमें रहने को छत मिली और हम इधर महफूज हैं। हमसा के जाने के बाद ताई ने इसे अच्छे स्कूल से हटाने की कोशिश की, मगर यास्मीन ने रो कर मिन्नतें की कि वो ऐसा ना करे, वरना बच्चे के लिए इसे इस घर से जाना पड़ेगा। दादी को फिक्र लगी। इन्होंने बहू को साफ मना कर दिया, बच्चे से हमारा क्या लेना देना, वो अपने खर्चे पर इसे पढ़ा रही है। ताया ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। ताई मजबूर होगी। बेटी ने भी कहा, मामा ये मेरे कितने काम कर देती है, प्लीज़ इसे निकालने का ख्याल छोड़ दें। हमें वो क्या कहती है, अपने काम में मगन रहती है। हमसा इसे चोरी फ़ोन करती जब वो मिस बेल मारती। हमसा ने इसे कहा, बाजी यास्मीन क्या आपके शोहर का कोई जुड़वा भाई भी था? मैंने इसे इस जैसा अपने ससुराल में मुलाजिम देखा है। हमसा इस शख्स को देखकर हैरान रह गई थी, मगर यास्मीन ने कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हमसा परेशान होगी, सोचने लगी ज़रूर दाल में कुछ काला है। हमसा को इसलिए भी शक गुजरा कि वो इसे देखकर चौंक सा गया था और जल्दी वहाँ से चला गया। मगर हमसा अभी इतनी मसरूफ़ हो गई शादी की वजह से कि बाबा साई ने शॉपिंग करने की जिम्मेदारी इसे सौंप दी। चचा साई ने भी इसे कहकर मेरी बेटी की शॉपिंग भी वहीं करेगी। सबको लगता था कि छोटी आपा एहतजाज करेगी, मगर इसे बच्चा ना पैदा करने का सुनकर इसका गम लगा कर वो खोई और उदास रहने लगी। सिवाय बड़ी आपा के कोई इसके गम को ना जानता था। एक तरह से सबने इसके दखल अंदाजी ना करने पर शुक्र अदा किया। बड़ी आपा इसे बहुत तसल्लियाँ देती कि हौसला रखो और किस्मत के लिखे पर शाकिर है, देखना तुझे सब्र का कितना अच्छा फल मिलेगा। बाबा साई ने बादल को हुक्म सादिर कर दिया कि दोनों घरों की शॉपिंग अपनी दोनों बहनों को और उस्तानी को साथ ले जाकर शॉपिंग करो। सब कुछ उस्तानी के पसंद से होना चाहिए। वो शहरी छोड़ी है, अच्छा ही लेगी, और इसे भी घर की औरतों के साथ इतने ही कपड़े लेकर देना वो बड़े काम की छोड़ी है। बाजी ने बहुत एहतजाज किया कि इसे साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है, वो मुलाजमा है, इसे इसकी औकात से बढ़कर अहमियत ना दे। मगर बाबा साई ने डांट कर मना कर दिया। हमसा को इसे मुलाजमा कहने पर बहुत गुस्सा। इसने मौका पाकर कहा कि वो शॉपिंग पर साथ नहीं जाएगी। बाजी ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्यों तुम अपनी शौकन की शॉपिंग करने से जेलसी फील कर रही हो क्या?
हमचा गुस्से से बोली, जेलस होती है मेरी जुत्ती, अब मैं ज़रूर जाऊंगी और हर चीज़ अपनी पसंद से लूँगी। वो फिर तंज़ी अंदाज में मुस्कुराकर बोला, कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? वो गुस्से से बोली, शक्ल देखी है कभी अपनी? मुझे तुमसे नफ़रत है, शदीद नफ़रत। तुमने मुझे अपनों से दूर किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो फिर ज़ोर से हंसा। वो इसके हंसने से चिढ़कर बोली, तुम क्या समझते हो तुमने मुझे बर्बाद कर दिया और मैं सारी ज़िंदगी रोती धोती तुम्हारे रहमो करम पर पड़ी रहूँगी? तो ये तुम्हारी भूल है। मैं बहुत जल्द तुमसे खुला लेकर छुटकारा हासिल कर लूँगी इंशाअल्लाह। वो फिर हंसा। खूब देखती रहो, ख्वाब देखती रहो, इन पर कोई पाबंदी नहीं। ये कहकर वो चल पड़ा। बड़ी आपा और छोटी आपा दोनों साथ शॉपिंग पर गई। बादल खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बड़ी आपा आगे बैठी हुई थी, छोटी आपा और हमसा पीछे। बादल स्पॉट चेहरा बनाए से गुस्से से देखता, हमसा परवाह ही ना करती। छोटी आपा ने कोई चीज़ अपनी पसंद से ना ली, सब हमसा ने पसंद किया। बड़ी आपा तारीफ़ें करती रही। बादल के कपड़े भी हमसा ने पसंद किए और घर के मर्दों के भी। बादल को अंदर से इसका अपने लिए चीज़ें पसंद करना अच्छा लग रहा था, मगर बज़ाहिर एहतजाज कर रहा था। वो काफ़ी हैरान हो रहा था कि वो इसकी पसंद के मुताबिक पसंद कर रही थी। इसकी चॉइस इससे काफ़ी मैच खा रही थी। कोई भी ऐसी चीज़ इसने पसंद ना आई हो, वो दिल में इसकी पसंद की दाद दे रहा था। एक दिन शॉपिंग के दौरान इसे अपनी पड़ोसन नज़र आ गई। वो इसे छुपती छुपाती निकलने लगी। बाजी ने वजह पूछी तो इसने इशारे से आहिस्ता से बताया कि वो इसकी पड़ोसन है। बाजी पड़ोसन को देखकर हैरान हुआ कि इस गली मोहल्ले में इतनी अमीर सी औरत रहती है क्या, जो ढेरों शॉपिंग उठाए बाहर निकल रही थी। चंद दिनों में शॉपिंग मुकम्मल होगी। वो पहले शहर वाले घर में, फिर वहाँ से जाते। गांव से मुलाजिम वहाँ रखे हुए थे जो खाना वगैरह तैयार कर देते। बादल का रूम देखकर हमसा ने सोचा, वैसे इस बंदी की चॉइस तो अच्छी है। हमसे वहाँ पर मुलाजमा को हिदायतें देते। मुलाजिम इसकी सुनते, वो खाना कहते वो वही पका कर रखते। खाने में भी हिदायतें देती। सफाई सुथराई और मैले कपड़े धुलवा कर इस्त्री का हुक्म देती। इसने बादल के काफ़ी काम संवार दिए थे। बड़ी आपा इसे देखकर सोचती, काश ये मेरे भाई की दुल्हन थी। फिर सर्द सांस भरकर दिल में हंसती, भला ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या? शादी सादगी से करने का फैसला किया गया। बादल को सर पर से वार कर पैसे फेंकना और फिर इंसानों का फ़र्ज से चुनना इंसानियत की तौहीन और तज़लील लगता था। वो इसे तकब्बुर में शुमार करता था। सबको कहता, सर पर वारने का मतलब है सर का सदका दिया, यानी खैरात की। तो सदका और खैरात ऐसे देंगे तो क्या वह तकब्बुर में शुमार ना होगा? इसलिए तो मुसीबतों को दावत देने के मुतरादिफ है, तौबा करनी चाहिए। फायरिंग और आतिशबाजी से कई मरतबा हादसे हुए, नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। एक बच्चे की आंख ज़ाया होगी। बाबा साई को अपने इस लाडले बेटे और लाडली बेटी की किस्मत का बहुत दुख था। वो अंदर से दुखी थे। वो सोचते थे कि बादल साई शायद ठीक ही कहता है, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। शायद बड़े बेटों की शादियों पर उन्होंने इसी तरह नोट फेंके थे। उस वक्त भी वो मना करता था, मगर इसकी वो सुनते ना थे। अब वो इसकी सुनने पर मजबूर थे। स्थानीय बच्चों को ऐसी बातें समझाती कि वो भी हमारी तरह के इंसान हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो हमें कितना बुरा लगता। अगर वो गरीब पैदा हुए तो इसमें इनका क्या कसूर? अगली ज़िंदगी जहाँ हमेशा रहना है, वहाँ पर इज़्ज़त और मर्तबा पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये ज़िंदगी तो आर्जी है। जिन गरीबों को अमीर हकीर समझते हैं, हो सकता है वो क़यामत वाले दिन ऊंचे मकाम पर फाइज हों और अमीर जिल्लत में मुब्तला हो। अल्लाह ताला किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करते। वो गरीबों को अमीरों से कई हज़ार साल पहले जन्नत में भेजेंगे। अगर कोई गरीब अपनी गुर्बत पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो इसे सब्र का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा। जो वह वेला करता है और गिले करता है तो वो इस सवाब से महरूम हो जाता है। अगर कोई अमीर नेकी के रास्ते पर चलता है तो इसके लिए दोनों जहानों में अजर है। शर्त यह है कि नेकी के रास्ते पर चला जाए, किसी को कम तर ना समझा जाए। हमसे जानबूझकर भी इनको सुनाने के लिए भी ऐसी बातें करती थी। इसे अंदाज़ा था कि वो इसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और अब अमल भी करने लगे हैं। पहले वो नौकरों से सीधे मुंह बात ना करते थे, अब वो इनसे नरम लहजे में गुफ्तगू करने लगे। हत्ता कि एक बहुत बूढ़े मुलाजिम को कुर्सी पर बैठने का हुक्म दिया। वो ना माना तो ज़बरदस्ती कहा कि बूढ़े हो, आराम से बैठो। चचा साई ने आकर इसे डांटा तो इसे मना करते हुए बोले, ओ वीर साई बेचारा बूढ़ा है, नीचे मुश्किल से बैठ रहा था। अब सब बूढ़ों को काम नहीं करवाना।
इनको इसी तरह अजरत मिलती रहे जिस तरह पेंशन होती है। सारी ज़िंदगी इन लोगों ने हमारी खिदमतों में ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी, बदले में हम क्या देते हैं? ज़िल्लत और कारत। ये भी इंसान में इनका भी दिल करता है होगा अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, इनकी भी हज़ारों ख्वाहिशें होंगी। हम शायद हैरान रह गई, वो सारी बातें इसकी तरह रहती है। चाचा साहिब भी मुतासिर हुए कि आप ठीक कह रहे हैं, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। हमशा बादल की होने वाली बीवी के घर बड़ी आपा के साथ शॉपिंग का सामान देने आ गई तो इसे देखकर हैरान रहेगी। वो मोटी और सांवली थी। हमशा को धचका लगा, मगर जब इससे मिली तो काफ़ी हैरान हुई। वो बहुत बाइखलाक औरत थी, इससे बहुत तपाक से मिली, बहुत समझदार और दूरअंदेश औरत थी। इसने इसकी शॉपिंग की बहुत तारीफ़ की और बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसे सब बहुत पसंद आए। इसने उसकी बहुत आओ भगत की। उसने कहा, वो मेरे साथ मेरे कमरे में बैठो। वो इसे अपने कमरे में ले गई। इसे इल्तिजा लहजे में, आंखों में आंसू बड़े दुखी लहजे में बोली, तुम ऐसा कुछ कर बताओ कि मैं अपने छोर को खुश कर सकूं। ना मैं खूबसूरत हूँ, ना घोड़ी चुटी, ना ही पढ़ी लिखी। काश हमारे वालिदैन अपनी रात के लिए ढेरों जायदादें बनाने के बजाय इनको तालीम दिलवाते। जहाँ लड़कियों बेचारियों को क्या, लड़कों को भी तालीम की तरफ राग़िब करने का शौक़ नहीं। जो अपनी मर्ज़ी से जितना पढ़ रहा है काफ़ी है। इतने में मुलाजमत चाय वगैरह लेकर आ गई। हमशा ने कहा, तुम बहुत समझदार खतून हो। इतना कहूँगी कि अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलवाना। रहा शोहर का सवाल, तो वो तुम्हें गाँव में रखकर वालिदैन के लिए लाना चाहता है, अपने साथ शहर में शायद ना रखे। वो झट बोली, नहीं, मुझे गाँव में ही रहकर इनकी खिदमत करनी है। मैं इसी में खुश हूँ। बस वो मुझसे शादी कर रहे हैं, वरना मैं इसके काबिल कहाँ थी। वो आसमान का चांद और मैं ज़मीन की धूल। वो मुझसे शादी के लिए हाँ बोलकर मेरी अहमियत को बढ़ा रहा है, वरना इस जैसा घबरू जवान तो पूरे ख़ानदान की लड़कियों का ख्वाब था। वो तो मुझ पर रश्क कर रही हैं। वो इसका हाथ पकड़कर इसे राजदारी वाले अंदाज में पूछने लगी, क्या तुम बादल साईं की पसंद हो? हमशा ने हैरत से इसे देखा। वो इसका हाथ प्यार से सहलाते हुए बोली, तुम परेशान ना हो, ये ऐसे ही नहीं अपनी हवेली तुम्हें लाया। तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे खुशी होगी, इसने तुम जैसी अच्छी लड़की को चुना। इसने मुझ पर तो इत्तेफाक न करना नहीं। सच्चाई अगर मुझे बता दो तो हम आपस में बहुत अच्छे वक्त गुजारेंगे, क्योंकि तुम्हारे बारे में चिमकोइयाँ हो रही हैं कि वो स्थानीय बादल साई की रखेल है। हमशा का ये लफ्ज़ सुनकर खून खोल गया और गुस्से से इसने इसे सारी सच्चाई बता दी। उसने दुख से लंबी सांस भरी और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर मैं इतना जानती हूँ कि ये एक नेक और शरीफ नफ्स इंसान है। अब तरबियत ऐसी हुई है, माहौल ऐसा मिला तो ऐसा करने पर मजबूर हुआ। वो तुमसे प्यार करता है, इसीलिए निकाह किया। हमशा ने सफाई देते हुए कहा, वो प्यार मैं इसे नहीं लाया, ज़िद में लाया है। जो लड़की इसे लूट रही थी, इसे सबक सिखाने के लिए, उसने तो कभी इसे देखा तक नहीं था। वो बड़ी रसानियत से बोली, मगर अब वो तुम्हें प्यार करता है और मैं तुम दोनों के दरमियान आ रही हूँ। पर यकीन मानो, मैं तुमसे कभी मुकाबलाबाजी नहीं करूँगी। मैं शुक्रगुजार रहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इसका जीवन साथी बनाकर सारे ख़ानदान में इज़्ज़त बख्श दी, वरना तो मैं समझती थी कि ख़ानदान के लोग मुझे अपनाते नहीं थे। मेरी तो कभी शादी ही नहीं होगी। तुम दोनों का आपस में अच्छा जोड़ है। हमशा ने इसे दो टोक अल्फाज में कहा, ना तो वो मुझसे प्यार करता है, ना मेरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो उससे नफरत करती हूँ। जल्द इसे खुला लेकर चली जाऊँगी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। वो वसूख से बोली थी, तुम गुस्से में हो इसलिए तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम इसे प्यार करती हो। मेहरबानी करके इसे छोड़ना ना, तुम भी इसके बगैर नहीं रह पाओगी। हमशा को रुखेल वाली बात पर सख्त गुस्सा आ रहा था। वो रात को लेटती सोचती रही कि इसने तो लड़कों के साथ तालीम हासिल करने के बावजूद कभी किसी की तरफ ध्यान ना दिया और ना किसी से दोस्ती का सोचा। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम, उफ तौबा। वो वापस अपने घर भी कैसे जाए? वैसे वो आराम से इधर से निकल तो सकती है। सब अब इस पर भरोसा करते। बादल भी मुतमईन हो गया। बाजार से भी मैं आराम से जा सकती, मगर घर वाले भी तो कबूल करें, इसे खुला दिलवाने में इसकी मदद करें। यास्मीन बाजी ने भी किसी दूसरे फ़ोन करके मुख्तसर कहा, वो इससे बात नहीं कर सकती। ताई को शक हो गया है, प्लीज़ मुझे इस घर में रहने दो और इस लड़के का भी कुछ ना बताना जो इसके शोहर का हम शक्ल था। वो दोबारा वो भी नज़र नहीं आया। हमशा ने सोचा सिर्फ निकाहनामा पर्स में रखे और मौका पाकर ही यहाँ से निकल जाए। वो रो धोकर ताया को मना लेगी। शादी अगरचे सादगी से हो रही थी, सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही मदू किया गया था। वो भी इतने ज़्यादा थे कि रश लगा हुआ था। मेहंदी का फंक्शन नहीं करना चाहता था बाजिल। वैसे काफ़ी दिनों से ढोलक बज रही थी और काफ़ी खूब रौनक थी। काफ़ी रिश्तेदार घर में मौजूद थे। अभी तक हमशा को निकलने का मौका मैसर नहीं आया था। बाहर बहुत मर्द थे। सुबह हुई, आज बाजिल की बाराती दुल्हन को तैयार करना था। हमशा इसको तैयार करने चढ़ गई। इसकी सखियाँ इसे खूब छेड़ रही थी और इसे खुशकिस्मत कह रही थी। हमशा ने दुल्हन को तैयार किया, मगर न जाने कि इसे सबका छेड़ना बुरा लग रहा था। वो तैयार होकर काफ़ी बेहतर लग रही थी। सब तारीफ़ कर रहे थे। बाजिल और इसका निकाह हुआ। हमशा को दिल में अफसोस हो रहा था कि इसे कितनी अहमियत दी जा रही है बादल की बीवी की हैसियत से। एक वो है जो एक फालतू चीज़ की तरह बेवकत सब काम कर रही थी, एक मुलाजमा की हैसियत से।
सिले में से कपड़े लत्ते और बाबा साई की तरफ से एक नोटों की गुड्डी मिली। आई थिंक इस पता नहीं क्या कहते हैं, नोटों की कॉपी मिली। इसने एक दूसरी चादर, मास्क और ऐनक और एक सादा सूट कदरे बड़े पर्स में डाल दिया और कि वो मौका पाकर निकल जाएगी। बारात वाले घर से कदरे सड़क नज़दीक थी। इसने इनके घर देखने के बहाने जायज़ा ले लिया तो वो कहाँ से भागी कि बादल से सामना होता तो वो इसकी तरफ मुस्कुराकर फतेयाब नज़रों से देखता। खाना शुरू था और औरतों के खाने का इंतज़ाम घर से कदरे दूर खुली जगह टेंट लगाकर किया गया था। वो सबके साथ इधर आई। बड़ी अपा मिलने में लाने में मसरूफ थी। इसने इन्हें मुतमईन कर दिया कि वो ठीक है, आप फिक्र ना करें। अक्सर गांव की औरतें इसे नज़र फाड़ कर देख रही थी। वो आपस में चीमगोइयाँ भी कर रही थी कि कुछ की आवाज़ें इसके कानों में भी पड़ रही थी। कुछ कह रही थी इस मोटी काली बहन से बेहतर तो ये उस्तानी थी, इसे कर लेता। दोनों का जोर भी था। एक आ भरकर बोली, बरादरी से बाहर करते जो नहीं। हमशा खाने की दौरान एक करीबी घर वालों से बाथरूम का पूछकर कपड़े बदलने चली गई। वो घर वाले इसे इज्जत दे रहे थे, चाय की ऑफर कर रहे थे। इसे कपड़े बदलते देखकर हैरान हुए। हमशा ने कहा वो शादी वाले कपड़े ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकती। इतने में किसी ने इसे चाका का पकड़ा दिया। इसने जल्दी से पकड़ लिया और जल्दी पीने लगी। सर रात के जागने की वजह से भारी हो रहा था। इधर से ही वो मौका लगाकर निकल सकती थी। बाजार के घर के सारे मुलाजिम इसे जानते थे। वो चाय पी रही थी। गांव की बच्चे से पुरशौकन गांव से देख रही थी। वो मुस्कुराकर जो अभी इन्हें देख रही थी। इतने में एक टीनेज का लड़का अपनी मोटरसाइकिल निकाल रहा था। हमशा ने कब जल्दी से बच्ची को पकड़ाकर पूछा, सुनो बेटा किधर जा रहे हो? वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, वो दादी की शुगर की दवाई ख़त्म है, वो लाजमी चाहिए। ठहरो, मुझे भी साथ ले चलो। आजकल नकली दवाई भी मिलती है, मुझे असली की पहचान है। पास खड़ी इसकी अम्मा बोली, हाँ ले जा इन्हें। वो बोली, मैंने भी अपनी लानी थी। अच्छा है, वो ऐसा है कि बड़ी आपा वगैरह किसी को ना बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगी। मैं जल्दी से आ जाऊंगी वापस। इसने मास्क पहना, ऐनक लगाई जो काली और बड़ी थी, बाकी जिस्म और मुंह चादर में लपेट लिया, पर्स चादर में छुपा लिया। इसके साथ बैठकर बोली, रास्ते में किसी से मिलने रुकना नहीं, जल्दी चलो, मैंने दवाई खानी है जो अभी लेनी है। वो इसके साथ जा रही थी। कुछ लोग इसे इशारे से पूछ रहे थे किधर, मगर वो इसकी हदायत के मुताबिक कुछ ना बोला। वो रास्ते में इससे पूछने लगी, सुनो इधर से कोई रिक्शा या टैक्सी मिल सकता है? वो दवाई लगता है बड़े शहर से मिलेगी, क्या तुम कोई बंदोबस्त कर सकते हो? फिर उसने चंद हज़ार के नोट इसको पकड़ा कर कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे किसी बस स्टॉप पर ही पहुंचा दो और किसी को कुछ मत कहना। लड़के ने कुछ हैरान होकर खुशी से नोट पकड़ लिए। उसने कहा, मैं आपको बस स्टॉप पर पहुंचा देता हूँ। वो बोली, चलो जल्दी करो, शाबाश। वो तेज़ स्पीड से चलाने लगा। जल्दी ही बस स्टॉप आ गया। साथ ही कुछ रिक्शे वाले खड़े हुए थे। एक दो सवाल उसने पूछा, मगर वो इतनी दूर जाने के लिए ना माने। बस में जाना खतरा था। वो दिल में बहुत दुआएं कर रही थी। इतने में इसे वही यास्मीन बाजी का शोहर का हमशक्ल नज़र आ गया जो रिक्शा लिए खड़ा था। वो जल्दी से बगैर कुछ बोले बैठ गई और पर्स से पिन निकालकर चादर के अंदर से इसकी गर्दन पर पीछे से रखते हुए बोली, जल्दी चलो वरना मैं शोर मचा दूंगी। तूने मुझे छेड़ा है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, बस जल्दी से मुझे शहर ले चलो। इस काम का तुम्हें बहुत मुआवजा मिलेगा। फिर इसे दूसरे हाथ से चंद हज़ार के नोट पकड़ाकर बोली, तो सली रखो। वो जो पहले डरा हुआ था फिर खदरे आराम से बैठे हुए बोला, जी बाजी आप जिधर कहेंगी मैं पहुंचा दूंगा, आप ये गर्दन से पिस्टल तो हटा दें। हमशा ने मुस्कुराकर पिन पर्स में डाल दिया। रिक्शा चल रहा था। हमशा ने पूछा, पेट्रोल तो काफ़ी है ना? वो बोला, जी फुल है, मगर शहर के लिए नाकाफ़ी है, रास्ते में डलवाना पड़ेगा। हमशा ने कहा, फिक्र ना करो, मैं डलवा दूँगी, पेट्रोल वापसी का खर्चा भी कर दूँगी। इतने में इसका फ़ोन बजा। हमशा ने कहा, कोई कॉल नहीं उठानी। वो बोला, ठीक है बाजी, मैं फ़ोन ही बंद कर देता हूँ। आगे पेट्रोल पंप आया और हमशा ने इसे फिर चंद हज़ार के नोट पकड़ाकर कहा, ये लो और बाकी कोई जूस और चिप्स वगैरह ले आओ मेरे और अपने लिए। वो खुशी से चल पड़ा। चंद जूसी तो चिप्स वगैरह लाकर चौपड़ इसे पकड़ाकर बकाया पैसे देने लगा तो हमशा ने कहा, रहने दो। इसने खुशी से जेब में डाल दिए। जो ही इसने रिक्शा स्टार्ट किया, हमशा ने कहा यकदम। हमशा ने इसे पूछा, तुम यास्मीन बाजी के साथ क्यों धोखा कर रहे हो? रिक्शा रश से गुजर आता जिसे यकदम वो चौंका और रिक्शा स्लो कर दिया। हमशा ने इसे धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने सब सच ना बताया तो मैं शोर मचा दूंगी और इल्ज़ाम लगा दूंगी, जो पैसे दिए सब वापस ले लूँगी, अगर सच्चाई बताओगे तो कुछ नहीं कहूँगी और मज़ीद रकम दूँगी। वो बोला, आप यास्मीन को कैसे जानती है? हमशा ने कहा, इसे मेरे ताया लाए थे और वो हमारे घर में मुलाजमत करती है। वो एक लंबी सांस खींचकर बोला, देखिए बाजी, अगर आपके ताया को पता लग गया तो मेरी खैर नहीं। हमशा ने कहा, अगर तुम ना बताओगे तो तुम्हारी खैर नहीं। भरोसा रखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस जल्दी से सच बता दो अब।
वो एक आ भरकर बोला, हम गरीबों को अपने घर के लिए कुछ करना पड़ता है। आपके ताया के ऑफिस में एक गार्ड मुलाजिम था। ताया इसे काफ़ी अच्छा समझते थे। एक दिन ताया ने उससे पूछा कि तुम्हारे गांव में से कोई ऐसी औरत मिल सकती है जिसके आगे पीछे कोई ना हो। मुझे एक तो बेटे के लिए इससे खुफिया निकाह करना है और इसे घर में ही अपनी माँ की देखभाल के लिए मुलाजमा रखना है। अगर कोई ऐसी मिल सके। गार्ड ने यास्मीन बाजी की बाप से बात की और इससे सब बताया। और वो यास्मीन अकेले रहते थे। माँ फौत हो चुकी थी, इसका बेटा बीमार रहता था। बेटी बाप के लिए शादी नहीं कर रही थी, उम्र गुजर रही थी, 30 से ऊपर हो चुकी थी। कोई ऐसा रिश्तेदार भी ना था जो इसे रख सकता। बाप ने यास्मीन को समझा बुझाकर शहर के एक बड़े घर में चली जाएगी। अगर वहाँ सारी ज़िंदगी मुलाजमा बनकर भी रहे तो तब भी तसल्ली होगी अपने घर में। यास्मीन बहुत सुलझी हुई थी और समझदार औरत है, माँ बन गई। मैं इनका दूर का रिश्तेदार था। ये फैसला हुआ कि मुझे कुछ रकम के लालच में इसका शौहर बनाया गया कि वो इसे शहर छोड़ने जाएगा, फिर इसके मरने का ड्रामा होगा। इसके ताया ने इससे निकाह किया और जब तक बच्चा कन्फर्म ना हो जाए वो बाप के घर ही रहेगी। आपके ताया इधर निकाह करके जाते और इन्हें सपोर्ट करते। ताया ने यास्मीन को अपनी मजबूरी बता दी थी कि मेरी बीवी मेरी माँ की भांजी और वो इससे बहुत प्यार करती है। वो शुरू से ही मेरी माँ के घर पर राज कर रहा है। बाप के बजाय माँ का हुक्म चलता है। मेरी 2 ही बेटियां। डॉक्टर ने बता दिया मेरी बीवी अब माँ नहीं बन सकती। लोग अक्सर मेरी माँ को कहते हैं बेटे की दूसरी शादी कर दो, मगर वो नहीं मानती। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं और रिश्ता भी देने को तैयार हैं, मगर मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मेरी मजबूरी को समझे। यास्मीन ने इनको तसल्ली दी कि वो सारी ज़िंदगी कभी कोई हक नहीं मांगेगी, एक मुलाजमा की हैसियत से रहेगी और ज़ुबान नहीं खोलेगी। बस बच्चे को पढ़ाने का शौक़ है, जो बाप की आला तालीम हासिल करे। आपके घर का सुकून तबाह नहीं करूँगी, बच्चे को भी नहीं बताऊँगी। मेरे लिए इस घर में पनाह ही काफ़ी है। रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। जब बच्चा कंफर्म हो गया और डॉक्टर ने बेटा बताया तो प्लान के मुताबिक मुझे इसके शौहर बनाकर घर लाया गया और मैं इसे छोड़कर काम का बहाना करके आ गया। 2 दिन बाद इसका बाप मर गया और सबको बताएगा इसका शौहर मरा है और इसे बाप का बताया दिया गया। आपके ताया इसे गाँव से लेकर आए। शाम तक तदफीन के मामला मालूम पूरे करने के बाद इसके घर को मेरे हवाले करके इसे वापस ले आए। हमशा ने रोते हुए कहा, क्या यास्मीन बाजी मेरी ताई हैं और इनका बेटा मेरा तायाजाद भाई मेरा अपना खून है। हमशा खुशी से पागल हो रही थी। इसने ऐसे कहा कि रास्ते से मिठाई लेनी है। वो डर कर बोला, बाजी ऐसे खुशी मनाएंगी तो इनको शक हो जाएगा और यास्मीन बाजी की ज़िंदगी अजरन हो जाएगी। हमशा ने हैरत से कहा, बाजी कह रहे हो? वो ज़रा शर्मिंदा होकर बोला, तो वो तो एक झूठ था, ड्रामा था। मैं तो हमेशा इन्हें बाजी कहता हूँ, बहन समझता हूँ। इस काम के लिए इन्हें मेरे अलावा किसी पर भरोसा नहीं थे। गाँव में किसी को इल्म नहीं कि मैं इनका नकली शौहर कर गया था। वैसे बाजी आप इधर कैसे? हमशा ने इसे कहा, इस बात को तुम रहने दो, जल्दी से घर पहुँचो, सख्त थकन हो रही है। घर के करीब पहुँच चुकी थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि वो इनके चंगुल से निकल चुकी है। अब आगे भी कामयाबी मिले वो दुआएं करने लगी। घर पहुंचकर घर को देखकर आप दीदा हो गई। काम थे हाथों से इसने बल्दी रिक्शे वाले से कहा, तुम अब जाओ, देर हो जाएगी। इसे पैसे दिए और इसने कहा बाजी रहने दे, मगर इसने ज़बरदस्ती इसे पकड़ा दिए। इतने में दरवाज़ा खुला और ताया की छोटी बेटी से देखकर हैरान से माँ को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देते हुए बोली, मामा मामा देखे कौन आया है। हमशा अंदर आई तो ताई जल्दी से पहुंच गई और इसे धक्के से बाहर निकालने लगी। हमशा ने ताया और दादी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी थी। ताया तो ना आए, अलबत्ता दादा दादी आ गए। इसने ज़ोर ज़ोर से यास्मीन बाजी को आवाज़ दी थी। वो रोती हुई दौड़कर दादी के गले लगी। दादी का दादी का खून जोश मार गया। उन्होंने इसे गले से लगा लिया। हमशा ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। दादा ने पास आकर कांपते हाथों से इसे गले लगाकर रोते हुए कहा कि शुक्र है तू वापस आ गई, हम सब बहुत परेशान थे। ताई बड़बड़ाई, हमने तो सूखा सांस लिया था। दादी ने इसे अपने कमरे में ले जाकर बिठाया और मुलाजमा से कहा, इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। हमशा ने मुलाजमा की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? ताई ने गुस्से भरे लहजे में कहा, ये नई मुलाजमा दिन रात के लिए रख लिया। दादी ने बहू को गुस्सा दिखाते हुए कहा, देख नहीं रही हो ये किस मुसीबत से वापस आई है? ये सच कह रही है, मेरी पोती झूठ नहीं बोलती। जाओ इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। ताई ने देखा अब सास के आगे नहीं चलनी तो झट प्यार से बोली, शुक्र है बेटी तो घर सलामत आ गई। फिर ताई मुंह बनाकर तेजी से चल पड़ी। हमशा ने ज़ोर से आवाज़ लगाकर कहा, ताई अम्मा अच्छी सी चाय भी बनाकर भेजिएगा, वो भी मेरे वाले कप में। हमशा ने दादी से पूछा, मेरी मौजूदगी के बगैर ही मेरी कज़न की ताया ने शादी कर दी? और हाँ, ताया अब्बा किधर हैं और यास्मीन बाजी किधर हैं? फिर जोश से बोली, हाँ दादी मैं मिठाई भी लाई हूँ, एक खुशी की खबर है। इतने में दादा ने पूछा, बेटी क्या तेरा निकाहनामा तेरे पास है? हमशा ने कहा, जी दादाबू मैं सबूत साथ लाई हूँ। फिर इसने पूछा, ताया किधर है?
दादी अम्मा ने कहा तू चाय वगैरह पी ले, फिर सब बताती हूँ। वो घबरा कर पूछने लगी सब ठीक है ना, सब किधर है? दादी अम्मा ने कहा सब इधर ही है। हमसा ने परेशानी से कहा दादी मुझे टेंशन हो रही है, चाय मैं बाद में पी लूँगी, पहले मुझे बातें बताएं क्या बात है। दादी ने लंबा सांस खींचने के बाद बताना शुरू किया तेरे ताया ने बहुत गलत काम किया है, सबका भरोसा तोड़ा। हमसा ने चिल्लाकर जल्दी से घबरा कर पूछा क्या हुआ है? दादी अम्मा बताने लगी कि तेरा फ़ोन आया था, तूने यास्मीन के शोर को देखा है? वो ये बात चुपके से किचन में तेरे ताया को बता रही थी। तेरी ताई किचन में से किसी काम से गई तो वो इसे तसल्लियाँ दे रहे थे। ताई ने दोनों को रंगे हाथों पकड़कर खूब शोर मचाया। वो वेला कि यास्मीन को बहुत मारा। फिर तेरे ताया ने कहा कि वो यास्मीन से निकाह करके घर लाए हैं और बच्चा भी इनका है। हमसा ने जोशीले अंदाज में खुशी से कहा तो दादी अम्मा इसीलिए तो मैं मिठाई लाई हूँ कि वो हमारा अपना है, मेरा तायाजाद भाई। दादी नफरत से बोली तौबा कर, न जाने वो कौन औरत है, किसका माश की है, न जाने अपना है कि भी नहीं। हमसा ने उदासी और मायूस लहजे में कहा दादी इंसान का पता चल ही जाता है। जास्मीन बाजी कम से कम आपकी भांजी ताई से बेहतर है। दादी यकदम गुस्से से बोली खबरदार जो तूने मेरी इस खानदानी बहू के साथ इसको मिलाया। हमसा ने कहा दादी ताया ने यकीनन कोई सबूत ज़रूर रखा होगा डीएनए टेस्ट का। दादा बोले हाँ उसने लाकर नकाहनामा और टेस्ट दोनों दिखाए थे। ये सच है, वो हमारा पोता है, मैं भी इसे यही समझाता हूँ। दादी गट कर बोली आप चुप करें, मैं बेटे को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं बहुत मान से बहन से रिश्ता लाई थी कि इसे यहाँ कोई दुख नहीं होने दूँगी। एक मेरे नामकुल बेटे ने इस पर शोकन ला दी। औरत के लिए सबसे बड़ा दुख शोकन का होता है। मैंने अपनी भांजी को फूलों की तरह रखा और इसने उसे दुखों से दो चार कर दिया। हमसा ने सफाई देते हुए कहा उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया, एक शरई हदूद में रहकर एक ख्वाहिश पूरी की है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको पोता और एक अच्छी फरमाबरदार बहू मिल गई जिसने कभी अपना हक नहीं जताया। दादी गुस्से से बोली बस कर ताया की चमची एक नौकरानी के लिए अपनी ताई को पीछे कर रही हैं, बजाय के ताई के दुख को बांटे। बड़ी मुश्किल से उसे मनाकर मेके से वापस लाई हूँ। हमसे बड़बड़ाकर बोली ताई में खूबी कौन सी है? कद छोटा और ज़बान नबी। मेरे ताया आला तलीम याफ्ता है और वो मिडिल पास भी नहीं। दादी ने कहा इसलिए तो अपनी भांजी को ब्याह कर लाई हूँ कि बेटा इतना पढ़ा लिखा अच्छा कमाते तो किसी और लड़की को तख्त पर बिठाकर राज करने से अच्छा अपनी भांजी को राज क्यों ना करवाऊँ। हमचा तंजिया बोली बेटा बेशक पुलिस रात पर चलता रहे, बस भांजी खुश रहे। मैं ताया के पास जा रही हूँ। किधर है ताया? मुलाजमा चाय की ट्राली ले आई। हमसा ने कहा मेहमान नहीं हूँ, मुझे मेरे कप में चाय ला कर दो। ताई से पूछो किधर है कप मेरा, वरना ये ट्राली मैं तुम्हारे सर पर उलट दूंगी। ताया किधर है? कोई यूँ नहीं बता रहा। दादा बोले वो कमरे में है, बीमार है। हमसा तरफ कर बोली क्या हुआ उन्हें? आप लोगों ने ही टेंशन देकर बीमार किया होगा। इतनी देर से कोई इनके पास नहीं गया। दादी बोली दिन रात के लिए ऑफिस से लड़का लाया हुआ है। हमसा गुस्से और दुखी लहजे में बोली बहुत अफसोस है, घर वाले देखभाल नहीं कर सकते। ताया की छोटी बेटी बार बार चक्कर लगा रही थी और सारी बातें सुन रही थी। ताई भी मुलाजमा को चाय का कहकर चक्कर लगा रही थी और सब सुन रही थी। ताई की बेटी ने हमसा को का कप ढूंढकर मुलाजमा को दिया। हमसा ताया के कमरे में बगैर खटकाए जल्दी से अंदर आई। लड़का सो रहा था सोफे पर। हमसा ताया के करीब गई। वो बहुत कमज़ोर और लागर लग रहे थे। वो लड़के को ज़ोर से चिल्लाकर बोली तुम इधर सोने आए हो या इनकी देखभाल करने? वो हैरान होता हुआ बड़बड़ा कर उठा। हमसा ने कहा मैं अब आ गई, तुम अभी जाओ कमरे से, जा जब बुलाऊंगी तो आ जाना। वो तेज़ी से बाहर निकल गया। हमसा ताया पर झुकी रोते हुए बोली मैं आपसे सॉरी नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। मैं दुहाई देती रही, मैं कैद में हूँ, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। बस ताई ने अपना अरसा का हसद निकाला और सब ने यकीन कर लिया। अगर मेरी जगह ताई की बेटी होती तो वो फिर भी ऐसा करती, हंगामा मचा देती रो रो कर कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, इज़्ज़त सलामत हो या ना हो। इधर अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त महफूज रखी। अगर मेरे वालिदैन ज़िंदा होते तो शायद वो मेरी बात पर यकीन कर लेते और मुझे ढूंढ निकालते। ताया शर्मिंदा होकर आंसू बहाकर हाथ जोड़कर इससे माफ़ी मांगने लगे। हमसा ने तरफ कर इनके हाथ को चूमा और बोली मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझ पर यकीन भी था, मगर दादी और ताई से डरते थे, बुज़दिल थे। मगर वो गर्दन इस बात में हिलाने लगे। मुलाजमा चाय लेकर आ गई। हमसा ने इसे डांटते हुए कहा खटकाए बगैर मत आना दोबारा। ताया की बेटी और ताई मुसलसल चक्कर काट रही थी। हमसा ने ताया के सर को चूमा और उन्हें भी इसके हाथ को लड़ते हुए प्यार किया और शफकत से मुस्कुराकर प्यार से हाथ फेरा और चाय पीने का इशारा करने लगे। हमसा ने जल्दी से चाय पी और साथ कुछ जल्दी खाया। उन्होंने इसे सख्त भूख लगी हुई थी।
फिर खाकर फारग होकर बोली, हाँ आप बताएं, आप बीमार बनकर क्यों लेटे हुए हैं? मैं मिठाई लाई हूँ आपके बेटे की खुशी में। अभी तक मैं अपनी छोटी ताई और भाई से नहीं मिली। और आप बताएं कि क्या हुआ, मुख्तसर बताएं। हमसा ने ड्राइवर वाली सारी बात बता दी। वो कमज़ोर से लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगे कि सबने बहुत बुरा मनाया। बीवी ने मायके वालों को फ़ोन करके रिक्शा लेकर मेके चली गई। मेके वाले आकर गरजने लगे, यास्मीन को तुम्हारी ताई बहुत पीट कर गई थी। बमुश्किल मैंने इसे लॉन में छोटे से कमरे में रहने भेज दिया। इसका सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया। वो वहाँ बुरी हालत में गर्मी में रह रही है। बेटा बमुश्किल स्कूल जाता है। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। भांजी को अपने कमरे में सुलाती है। मैं बीमार हुआ, किसी ने ना पूछा। आखिर मैं दफ्तर से मुलाजिम लड़का ले आया, वो भी खास सोचा नहीं देता। वो बोली, हाँ मैं देख चुकी हूँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, वॉशरूम जाने के खुद काबिल हो जाए, तो फिर इसकी छुट्टी करके मैं खुद आपकी देखभाल करूँगी। और यास्मीन और बच्चा आज रात ही इधर अपने रूम में ले आऊँगी। और जब आप ठीक हो जाएंगे तो यास्मीन बाजी आपके रूम में आ जाएगी। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ताया खुश होकर बोले, बेटी तो अकेली है, कुछ नहीं कर सकती। वो एकदम जोश से बोली, मुझे चैलेंज ना करें, मैं अभी सब कुछ करके दिखाती हूँ। वो जोश से उठी और तेज़ी से कमरे से बाहर निकलकर अपने रूम में गई। देखे ताया की बेटी बेड पर बैठी हुई थी। देखा हमशा ने चिल्ला कर कहा, तुम इधर क्या कर रही हो? वो हल्कलाने लगी। जब ताई अंदर आकर बोली, अभी ये इसका कमरा है। हमशा कमरे से निकली। ताया के मुलाजिम को कुछ हज़ार के नोट देकर का, जैसा मैं कहूँ करोगे या मैं ये पैसे किसी और को देकर करवा लूँ? वो झट बोला, जी मैं करूँगा। हमशा ने से कहा कि मेरे साथ आओ। पहले वो यास्मीन के पास है। इधर बहुत गर्मी थी और एक छोटा पंखा चल रहा था। बेटा भागकर खुशी गले लगकर रोते हुए बोला, हमशा आपी मैं आपका भाई हूँ, ताया मेरे फादर है। हमशा ने इसे प्यार करते हुए रोते हुए कहा कि तुमने हम सबके भाई की कमी पूरी कर दी। अब फिक्र ना करो, तुम लोगों का तुम्हारा हक दिलाकर रहूँगी इंशाल्लाह। फिर यास्मीन से गले लगते हुए बोली, छोटी ताई साहिबा आप तो छुपी रुस्तम निकली। वो शर्माकर इसे बेतहाशा चूमने लगी। वह रोते हुए बोली, दुनिया में एक तुम ही अल्लाह ताला के हुक्म से हमारा सहारा हो। तुम्हें देखकर हम अपनी सारी तकलीफ़ें भूल गए हैं। हमसा ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा कि अब बस रोना धोना ख़त्म, अब खुशियों के दिन शुरू। फिर इस लड़के को बुलाकर हदायत दी कि इनका सारा सामान उठाकर स्टोर में ले चलो। यास्मीन कुछ घबरा कर बोली, क्या कर रही हो? हमसा ने तसल्ली देने वाले अंदाज से कहा, यास्मीन बाजी प्लीज़ अपने हक़ के लिए लड़ना सीखे। वो आहिस्ता से बोली, मैं कमज़ोर सी औरत कैसे सबका मुकाबला कर सकती हूँ? वो बोली, देखो अगर कोशिश करना ही नहीं चाहोगी तो कोई थाली में सजाकर तुम्हें तुम्हारा हक़ नहीं देगा। वो देखो तुम्हारा 12 साल का बेटा है। शायद वो मुस्कुरा कर बोला, आपी मामा बहुत डरती रहती है। मैं कहता हूँ ना डरे, मुझे मुकाबला करने दे। वो डर कर बोली, कैसे अपने इकलौते बेटे को दुश्मनी में डाल दूँ? हमसा ने मजाक वाले अंदाज में कहा, इस 2 फुट की ताई से डरती हो? तुम्हारी टांग जितनी है। और बूढ़ी दादी क्या कर सकती है? शोर तुम्हारा बुज़दिल है, मगर तुम तो बहादुर बनो। बेटे को भी बुज़दिल ना बनाओ, वरना तुम्हारी तरह रोता रहेगा और दुनिया रुलाती रहेगी। बच्चा बोला, मुझे किसी को कुछ कहने नहीं देती हैं। हमशा ने कहा, उफ़ कितनी गर्मी है, इधर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तोबा आप कैसे इधर रहती हैं? अब 1 मिनट भी इधर नहीं रहने दूंगी। चलो जल्दी चलो। यास्मीन झुझकते हुए अंदर आई। बच्चा खुश था। इतने में ताई गुस्से से आई और शोर करने लगी, खाला जी जल्दी आएँ, देखें ये क्या हो रहा है। दादा दादी दोनों जल्दी से बाहर आए। ताया भी आहिस्ता चलते बाहर आ गए। ताई यास्मीन को मारने लगी तो उसका बेटा माँ के आगे खड़ा हो गया कि कोई मेरी माँ को हाथ नहीं लगाएगा। सब उसे हैरत से देखने लगे। ताया मुस्कुराकर बोले, शाबाश मेरे बेटे। फिर करीब आकर बोले, बाप से ज़्यादा तो तुम बहादुर निकले। और ऊंची आवाज़ में बोले, यास्मीन आज से मेरे रूम में रहेगी। हमसा खुशी से बोली, गुड ताया जी। वो मुलाजिम लड़के से बोले, इसका सामान मेरे रूम में रखो। ताई की बेटी ने हमसा के आते ही अपने मामू वगैरह को फ़ोन कर दिया तो ताई धमकी वाले अंदाज में बोली, फिक्र ना करो, मेरा भाई और भाभी और वालिदैन आ रहे हैं, देखो कैसे इन लोगों को धक्के देकर निकालते हैं। यास्मीन डरने लगी। हमशा ने तसल्ली दी। इतने में वो लोग गुस्से से बड़े अंदर दाखिल हुए। भाई और माँ चीख कर बोले, ये क्या तमाशा लगा रखा है? माँ सीने पर हाथ मारकर बोली, कोई मेरी बेटी को तंग तो करके दिखाए। भाई गर्ज कर बोला, हम पर भी बहन भारी नहीं। हमशा की दादी की तरफ देखकर बोला, खाला पहले भी आपके मिन्नतें करने पर बहन वापस भेज दी थी, अब ये सब किया है। ये हमशा किधर से मुंह काला करकर वापस आ गई। ताया गर्ज कर बोले, खबरदार जो किसी ने मेरी बेटी के बारे में कोई गलत बात की। मामू हैरत से देखने लगे। ताई ने सास को देख कर कहा, खाला आप बेटे को बोले कि एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसे तलाक दे या मुझे। ताया ने कहा, मैं यास्मीन को नहीं छोड़ सकता। ताई सास को गुस्से से बोली, खाला आपके बेटे की एक बीवी इधर रहेगी, दूसरी को तलाक देना होगी। ताई को चीख कर बोली, आज आपको किसी एक को चुनना होगा। ताया तहम्मुल से बोले, मैंने यास्मीन को चुन लिया। ताई गुस्से से बोली, फिर मुझे तलाक दो।
भाई बोला, हाँ हमारी बहन को तलाक दो। ताया ने एक लंबी सांस खींची, फिर सबकी तरफ देखा। ताई हनूज अकड़ी खड़ी थी। ताई की माँ गुरूर से बोली, फिर हमारी बेटी को तलाक दो। ताई जोर देते हुए बोली, अब क्या हुआ, तलाक के नाम से शाम सूंघ गया। दो ना तलाक बड़े आए, वो बड़बड़ाई। ताया ने हमशा से कहा, मोबाइल पर मूवी बनाओ। वो बोली, ताया जान आपका बेटा बना रहा है और मैंने मुलाजिम लड़के को भी मोबाइल देकर मूवी बनाने का कहा है। मामू बोला, क्यों बना रहे हो इस तमाशे की मूवी। ताई गुरूर से बोली, पहले तो इन्हें माफ़ कर दिया था और मैं वापस आ गई थी, मगर अब वापस नहीं आऊँगी जब तक आप फैसला नहीं करते। हमशा ने ताया के करीब जाकर कहा, आपका क्या फ़ैसला है। वो ताई की तरफ देखकर बोले, ठीक है मैं तलाक देने को तैयार हूँ, किसी को इतराज़ तो नहीं। यास्मीन कुछ बोलने लगी तो हमशा ने हाथ पकड़कर तसल्ली दी। ताई बोली, दे तलाक उसे या मुझे। ताया बोले, ठीक है। ताई की तरफ देखकर बोले, शमसा मैंने तुम्हें तलाक दी। 3 बार बोलकर यास्मीन और बच्चे का हाथ पकड़कर अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हमशा ने देखा, ताई रोते रोते गिरने लगी। इसकी माँ सीना पीटने लगी और बहन को कोसने लगी। बहन ने रखाई से जवाब दिया, तलाक के जिम्मेदार आप लोग हैं, आप अब इसे लेकर चले जाएं, ये अब मेरे बेटे के लिए नामहरम हो गई है। ताया की बेटी रोती हुई माँ से लिपट गई। हमशा की आंखें भर आई। हमशा ने कहा, जो आप लोग चाहते थे वो हो गया। आप पर बहन भारी नहीं थी या सिर्फ बातें ही थी। हमशा ने ताया की बेटी से कहा, अपना और माँ का ज़रूरी सामान जल्दी डालो, अब कुछ नहीं हो सकता। वो रोते हुए सामान पैक करने लगी। नानी ने नवासी से कहा, जेवरात और पैसे भी डाल लो, सब कीमती चीज़ें। दादा दादी अपने कमरे में चले गए। नानी नवासी के साथ कीमती सामान भरने लगी। बहू भी साथ पैकिंग में मदद करने लगी। नानी भर भर कर बेटे को सामान पकड़ाने लगी। वो बेजार सा शक्ल बनाकर बोला, माँ इतना सामान क्यों लेकर जा रही हो, घर में इतनी जगह नहीं। नानी को जब तसल्ली होगी तो बेटी को लेकर चल पड़ी। ताई मरे मरे कदमों से गाड़ी में बैठी। जगह तंग होने लगी थी, मुश्किल पुड़े आए। कुछ आसमान पाँव में, कुछ सामान पाँव में, कुछ गोद में रखा। सबके जाने के बाद रमशा ने ताया को तसल्ली दी, जो रो रहे थे। रमशा नहीं हमशा, यहाँ पे नेम मिस्टेक हो गई है। दादी पर हमशा को हैरत हो रही थी कि वो बेटे को तसल्ली देते हुए यास्मीन को गले लगाकर कह रही थी, तुमने हम सबको बहुत दुख सुख दिए, बेटा दिया। वो औरत जब से आई है ज़िंदगी को मुश्किल ही बनाए रखा। बेशक इसके उजड़ने का दुख है, मगर यह भी रास्ता खुद इसी ने अपने लिए चुना है। इसको कुदरत ने संभलने का मौका दिया था, मगर इसने तो मेरे बेटे को 4 पैसे लगा दिया था। कुछ अर्सा और रहती तो ये शायद मर ही जाता। कैसे हमशा और यास्मीन ने फिर से इसे अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। खुश रहो तुम दोनों। हमशा ने ताया को देखा और बोली, ताया अब बस छोड़े परेशान हो, मैं मिठाई लाई थी वो खाते हैं। हमशा मिठाई ले आई। यास्मीन सबके लिए दूध के गिलास ले आई, जानती थी आज कोई खाना नहीं खा सकेगा। बेदिली से सबने मिठाई की ताया को दुआ देकर सुला दिया कि ताई के लिए क़यामत की रात थी। आते ही भाई ने कहा, इतना सामान क्यों ले आई, जगह नहीं, कुछ काम करो। भाभी ने कहा, बेटी का सामान लाने की क्या ज़रूरत है, ये तो बाप के घर रहेगी, इतनी जगह कहाँ है। माँ ने बेटी को कोसा, क्या ज़रूरत थी तलाक मांगने की, अच्छी भली आराम से रह रही थी, हमें फ़ोन करके बुला लिया और ये चाँद चढ़ा दिया। ताई सोच भी नहीं सकती थी सब इतनी जल्दी बदल जाएंगे। वो बहुत बीमार होगी। हमशा ताई की बेटी को रोज़ फ़ोन करती। इधर यास्मीन से ताया बहल गए थे और खुश रहने लगे थे। दादी के कहने पर माँ बेटे को शॉपिंग पर ले गई। हमशा को भी कहा, मगर वो साथ ना गई, बल्कि हिदायत की कि आप लोग खाना बाहर खा कर आना। ताया ने बेबी को कपड़े, जूते और सोने का एक लॉकेट सेट भी लेकर दिया। यास्मीन ना करती रही, फिर खुश हो गई। बेटे को और यास्मीन को अच्छा मोबाइल भी लेकर दिया, लैपटॉप भी। इसने खिलौने लेने से इनकार कर दिया कि वो बड़ा हो गया है। रात को खाना खाकर खुशी खुशी घर आए। दादी ने कहा, पहली बार बेटे को इतना खुश देख रही हूँ, काश मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती ना की होती, मैं इसकी आदतों से तंग पड़ जाती थी, मगर बेटा सब्र से निभाने जा रहा था। दादा ने कहा, इसलिए तो इसे इसे अच्छा फल मिला है। हमशा अक्सर बादल के बारे में सोचती। बादल अपनी बीवी के साथ खुश रह रहा होगा। बड़ी आपा को इसने फ़ोन करके बता दिया था कि अब वो अपने घर पहुंच चुकी है और अब खुला ले लेगी। बादल ने इसे कई दफ़ा फ़ोन किया, डांटा, धमकियाँ दी कि वापस आ जाओ, मगर वो मुसलसल इनकार करती रही। ताई की तबीयत बहुत ख़राब थी तो इसकी बेटी ने रोते हुए फ़ोन किया। हमशा ने एम्बुलेंस भेज कर कहा, फिक्र ना करो, हम अस्पताल पहुंच रहे हैं। वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। इसकी डेड बॉडी मेके वाले ले गए। ये लोग अफसोस के लिए गए तो उन लोगों ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। पोती को गुस्सा है, उसने सामान उठाकर बाप के साथ जाने का इरादा कर लिया। वो बाप के घर आई। बड़ी बेटी भी बाप और यास्मीन से माफ़ी मांगने लगी। यास्मीन ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वाकई इसने इनकी माँ बनकर दिखाया। छोटी बहन और भाई में खूब दोस्ती हो गई। छोटी बहन को पढ़ने का शौक था और वो यूनिवर्सिटी जाने लगी। घर का माहौल बहुत खुशगवार रहने लगा। बड़ी बेटी और दामाद भी
आकर खुश थे। 1 साल गुजर गया, बादल का बेटा पैदा हुआ। गांव में बहुत खुशी मनाएगी। छोटी आपा के शौहर ने दोनों बहनों को बातें करते सुन लिया था कि वो माँ नहीं बन सकती और वो मास्टर साहब से शादी करना चाहती थी। इसे बहुत गहरा था। इसने एक दूर दराज की रिश्तेदार लड़की से निकाह करके घर ले आया। सब इसे भोला भाला कहते थे। इसके मुंह में ज़बान नहीं। छोटी आपा ने गुस्से से कहा कि मुझे तलाक दो। इसने सबके सामने 3 तलाक़ें बोल दी। छोटी आपा मेकी आ गई और भाई से बोली, तुम भी इसे तलाक दो। चचा ने आकर रो रो कर बेटे की तरफ से बहुत माफ़ियाँ मांगी। बाजिल की बीवी ने रोते हुए कहा, मुझे तलाक ना दो, मेरा बच्चा रुल जाएगा। सब ने चचा को माफ़ कर दिया और छोटी आपा गुस्से से बाजिल के पास शहर चली गई। वहाँ जाकर पता चला कि बाजी ने मास्टर को अपने साथ काम पर ऑफिस में रखा हुआ है। इसकी बीवी दूसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त फौत हो गई। दादी 2 बच्चों को बमुश्किल संभालती। बाजी ने छोटी आपा का निकाह पढ़वाकर मास्टर के साथ रुखसत कर दिया, क्योंकि इसने एक दिन दोनों की बातें सुन ली थी कि वो पुराने आशिक थे। ताया ने हमशा के लिए 2 पढ़े लिखे 2 अच्छे ख़ानदानों के रिश्ते बताए और कहा कि एक इनमें से सिलेक्ट कर लो और जल्दी से खुला लो। कब तक इसी तरह रहोगी इस गंवार के निकाह में, जबकि पढ़े लिखे रिश्ते मौजूद हैं। इन लोगों को तुम्हारी साहब का निकाह पर भी कोई एतराज़ नहीं है और वो हमें जानते हैं। हमशा ने सोचा, बाजिल को बुलाकर इसके सामने तलाक का मुतालबा करूँगी और बताएगी कि दोनों लड़के इंजीनियर हैं, इस तरह अनपढ़ नहीं है। बाजिल ने जब सुना कि वो इसे घर बुला रही तो उसने सोचा कि घर वालों को लेकर जाता हूँ, शायद इनकी बात मानकर वापस आ जाए। बादल की बीवी ने जिद की कि मैंने भी जाना है। हमशा खुशी खुशी आज सुबह से इन लोगों की आमद की तैयारियां कर रही थी, खाने पकवा रही थी। सब इसका जोश और जज्बा देखकर हैरान है। जब सब आए तो बादल को देखकर न जाने की उसे खुशी महसूस हुई। ताया इन गाँव वालों को देखकर कदरे बेजार से हो गए। इनके देहाती लिबास बोलचाल सब देखकर इन्हें वो लोग हमशा के लिए मुनासिब बना लगे। फिर बाजिल अपनी गांव की बीवी और बच्चे के साथ आया। बाजिल इसके ताया की ग्रेसफुल पर्सनालिटी से बहुत मुतासिर हुआ। इसका घर देखकर भी लग्स के शायद वो सच्ची थी। वो वाकई वो बदल गई थी। वो लड़की कोई और थी। इसे अपने किए पर दिल में अफसोस हुआ। बाजिल की बीवी से हमशा बहुत खुशी से बातचीत कर रही थी। इसके बच्चे को लाड कर रही थी। इसके लिए खिलौने और कपड़े खरीद कर लाई थी। दादी हैरान हो रही थी कि भला सोकन के लिए इतना प्यार, सब के लिए कपड़े खरीद कर लाई, बाजिल के लिए जानबूझकर पैंट शर्ट लेकर आई और सोचा कितना मज़ा आएगा जब वो ये देखेगा। बाबा साईं ने कहा, हम अपनी बहू को लेने आए हैं। ताया ने थोड़ा बड़मनी से कहा, हमारी बेटी आला तरीन याफ्ता है। आपके बेटे ने जो किया हमने बेटी के कहने पर माफ़ कर दिया। बाबा साईं माजरत करने लगे। दादी ने बेटे को कूल करवाया। ये हमारे घर मेहमान है। बड़ी आपा गांव से इसके लिए गांव की सौगातें लेकर आई थी। ढेरों फल फ्रूट वो लोग लेकर आए। ताया ने कहा, अभी हमें कुछ सोचने का वक्त है। हमारी बेटी के लिए कुंवारे और पढ़े लिखे लोगों के रिश्ते आए हुए हैं। आपका बेटा कम पढ़ा लिखा, शादीशुदा और 1 बच्चे का बाप है। बाबा साईं सफाई देते हुए बोले कि ये बहू हमारे हमेशा गांव में रहेगी, कोई दखल अंदाजी नहीं देगी। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बाबा साहिब बोले, ओ पुत्र, तू कॉलेज की वो कुछ फाइलें लाया था, बता इनको कि तू भी कुछ पढ़ा हुआ है। ताया ने थोड़ा तंज़ी अंदाज में बोला, हाँ बताओ, कितनी क्लासें पढ़े हुए हो? मेरा ख्याल है इंग्लिश में बताओ। जब बाजी ने ज़बरदस्ती इंग्लिश बोली तो ताया पहलू बदल कर रह गए। हमशा भी हैरान रह गई। वो तो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेता है, हर बात का इंग्लिश में जवाब दे रहा था। ताया ने सर खुजाते हुए पूछा, अब ये भी बता दो कि कौन सी फाइलें हैं, ज़रा ला कर दिखाओ। इसने इधर से ही मुलाजिम को फ़ोन किया और वो आकर पकड़ा गया। बाजिल ने फ़ाइल पकड़ाते हुए कहा कि वो PhD है। हमशा के साथ ताया के हाथ भी काम के। ताया ने डिग्री चेक की, फिर बोले, वो सब तो ठीक है, मगर 2 बीवियाँ एक साथ। बाजिल की बीवी झट बात काट कर बोली, ताया सही, अगर आपको मुझ पर एतराज़ है तो मैं अपने सास ससुर और बच्चे के साथ बहुत खुशी से बाकी ज़िंदगी गुजार लूँगी। ये मुझे बेशक तलाक दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी मैं इनके काबिल किधर हूँ, हमशा बीबी ही इनके जोड़ की है। सबको जैसे सांप सूंघ गया। हमशा इसके करीब आई और बोली, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं, अगर ताया जी माने तो मैं इस रिश्ते को ही निभाने के लिए तैयार हूँ। ताया जी होकर बोले, बेटा तुम जानती हो कहने और निभाने में कितना फ़र्क है। तुम इनके रहन सहन से मैच नहीं खाती, फिर शौकन भी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी हो तो मैं मजबूर ऐसा करूँ। बेशक ये पढ़ा लिखा शहर में घर बनाया, मगर गाँव और बीवी बच्चे से लिंक हमेशा रहेगा। हमशा बोली, ताया जी मुझे इन सबसे बहुत लगाव महसूस होता है। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, फिर इनकी बीवी का क्या कसूर? मेरा दिल इतना छोटा नहीं। जब इस्लाम 4 तक रखने की इजाज़त देता है, फिर माशी तौर पर भी ये 4 बीवियों को भी पाल सकते हैं।
इनकी बीवी बहुत समझदार और मुखलिस है, प्लीज़ इनसे बेहतर मुझे कोई और नहीं लगता। ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से चली गई। दादी ने फैसला सुना दिया कि जब चाहे आकर धूमधाम से शादी कर ले जाए। बादल और हमजा की आज शादी थी। दोनों बहुत खुश थे और आने वाले दिनों के हसीन सपने आंखों में सजाए बैठे हुए थे। सब इनकी जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। बादल की पहली बीवी मोहब्बत पास नज़रों से हमजा को देख रही थी। तस्वीरें बनाते वक्त हमजा ने इसे भी दूसरी तरफ ज़बरदस्ती बिठा दिया। वह बहुत खुश हुई और बच्चे को गोद में लेकर बादल की दूसरी तरफ बैठ गई। चचा साई दिल में हमजा को दुआएं देने लगे जिसने इसे बराबर का मुकाम दिया। वो सोचने लगे कि इनके बेटे को अल्लाह ताला ने 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा। अगर छोटी आपा तलाक ना लेती तो दूसरा बच्चा पाल लेती, मगर सबका दिल इतना बड़ा नहीं होता। दादी सोचने लगी, इनकी पोती ने किसी ना किसी का हक नहीं मारा। हालांकि कुदरत रखते हुए भी इसने चौकन के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई। इस सब के दिल को खुश किया, अपना दिल बड़ा करके बहुत मुश्किल लगता है, मगर मुश्किल होता नहीं। अगर मेरी बहू भी यास्मीन को कबूल कर लेती तो इस तरह एड़ियाँ रगड़ कर ना मरती। हमजा के लिए सब दुआ गू थे। ख़त्म। छूट। ऑलराइट रीडर्स, ये स्टोरी यहाँ पर